हेलो एवरीवन। तो नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का अगला चैप्टर करने आ रहे हैं जो कि है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको पता ही है। 3 से 4 क्वेश्चन का इसका लगभग वेटेज होता है। नॉर्मली 2 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, तो 3 से 4 नॉर्मली होता है। यानी 12 से 16 मार्क्स आपका इस क्वेश्चन से इस चैप्टर से आ सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है और इसके कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होता है ना, बाकी के चैप्टर्स में भी। तो शुरू किया जाए इस चैप्टर को पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द सी एल सी और सी एल, अच्छा, क्लोरीन और कार्बन के बीच का एंगल इन 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथीन एंड टेट्रा क्लोरो मीथेन विल बी। तो 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथीन। तो सबसे पहले इथीन है तो मतलब सी डबल बॉन्ड सी होगा, और क्योंकि 2 ही कार्बन होंगे इथीन में, और यहाँ पे 4 क्लोरीन लगेगा टेट्रा क्लोरो, जो कि इस पे 2 क्लोरीन लगेगा, है ना। इस पे ऐसे 2 क्लोरीन लगेगा और 2 क्लोरीन इस पे लगेगा, तो ये हमारा टेट्राक्लोरोइथीन हो गया। और दूसरा कौन सा है, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो टेट्राक्लोरोमीथेन में ये होता है CCl4 हमारा होता है ना टेट्राक्लोरोमीथेन, है ना। तो ये CCl4 होता है। यहाँ पे कार्बन, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज में अगर आप इसको सही से बनाओ तो इस तरीके से नहीं बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, है ना। कार्बन ऐसा रहेगा, एक क्लोरीन यहाँ पे रहेगा, एक इधर, एक इस साइड और एक ऐसे, है ना। इसमें किसी भी 2 कार्बन, क्लोरीन कार्बन और क्लोरीन के बीच का आप एंगल देखोगे तो 109 डिग्री के आसपास आएगा, है ना। तो ये सब ऑलरेडी आपको बताया गया है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 109 डिग्री के आसपास इसका एंगल होगा। और ये क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे कार्बन का, है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन का खेल है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पे sp2, और sp2 में आपको पता है एंगल जो आ जाता है क्लोरीन और कार्बन और क्लोरीन के बीच का, ये 120 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो पहले कौन है, पहले इथीन वाला है, यानी 120 एंड 109। तो ये आंसर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 120 डिग्री एंड 109.5 डिग्री, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी चेन आइसोमर्स कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एल्केन C6H14। तो C6H14 में कितने चेन आइसोमर। अब यहाँ पे मैंने आपको हो सकता है नहीं पढ़ाया है, लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री तो मैंने पढ़ाई नहीं है ना, लेकिन एक चीज आपको पता होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जिसे कहते हैं, है ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यहाँ पे काफी काम आता है जब आइसोमर्स आप निकालने आएंगे, और C6H14 के लिए जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा उसकी वैल्यू 0 आएगी, है ना, क्योंकि ये एक एल्केन है ना, ये एक एल्केन है। तो जो एल्केन्स होते हैं उनके लिए C6H14 आप देखो, आप फॉर्मूले में रख के देखो, है ना, CnH2n+2 का फॉर्मूला आएगा। तो ये एक एल्केन है, Cn, यानी n की वैल्यू 6 हो गई, और 2n मतलब 6 2 जा 12 हो जाएगा, +2 14 हो जाएगा। तो ये एक एल्केन है, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आएगा, और इसका मतलब यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आएंगे। अब कोई डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यानी सारे सिंगल बॉन्ड रहेंगे, तो सिंगल बॉन्ड के हिसाब से हम इनको चेन आइसोमर इसके बना लेते हैं, कितने बनेंगे, ठीक है। तो और देखते हैं, पहले तो ये नॉर्मल चेन में जाएगी, सीधी चेन, जिसको एन हेक्सेन हम कह देंगे, है ना। 5 6 कार्बन की सीधी चेन बन जाएगी, ठीक है। डबल बॉन्ड हो नहीं सकता और रिंग हो नहीं सकती है, ठीक है। तो हमें डबल बॉन्ड रिंग की टेंशन करनी ही नहीं है, ठीक है। तो सीधी चेन, वैसे भी चेन आइसोमर पूछा गया है सिर्फ, है ना। रिंग तो बनाएंगे नहीं उसमें, फिर हम चेन आइसोमर से पूछा गया है। तो एक तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, चेन को छोटा और बड़ा मतलब करके देखते हैं। बड़ा तो होगी नहीं, छोटी ही होगी। तो 5 कार्बन की चेन कर दो, 5 कार्बन की चेन, और एक कार्बन बचा उसको यहाँ पे हम लगा देते हैं इस तरीके से। तो पहला ये हमारा हो गया, दूसरा ये हो गया। फिर तीसरे पे हम क्या करते हैं, 4 कार्बन की चेन कर देते हैं ना, एक और छोटी कर देते हैं। नहीं, 5 कार्बन में एक और बन जाएगा अगर हम कार्बन को यहाँ पे लगा दें, है ना। तो ये 5 कार्बन में एक और बन जाएगा, तो है ना। ये तीसरा हो गया। फिर चौथा की बात करते हैं, 4 कार्बन की चेन कर देते हैं, 1 2 3 4 कार्बन की चेन कर देते हैं, और जो 2 बचा हुआ है उसको एक इस पे लगा देते हैं, एक इस पे लगा देते हैं, ठीक है। 6 कार्बन का गेन हो गया। सब ये सारे के सारे अल्केन है। पांचवा एक और बन जाएगा इसमें, जब हम 4 कार्बन की चेन करेंगे और एक ही पे दोनों लगा देते हैं, है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। एक ही कार्बन पे मतलब दोनों कार्बन लगा देते हैं। अब इसके अलावा जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो बना के देखो, वो ऑलरेडी बना हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि नाम आप लिख के देखना एक बार, क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने देखो लगाया कार्बन इधर। अब यहाँ पे अगर आप कार्बन लगाओगे तो वो भी एक ही बात हो गई, है ना, दोनों एक बात हो गई। आप नाम लिखोगे तो सेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करोगे आप 1 2 3 4 5, और इसका नाम क्या रखोगे, 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप कार्बन रख दोगे तो नंबरिंग यहाँ शुरू हो जाएगी, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे 5, और अगेन 2 पे मिथाइल आ जाएगा, और पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन नाम वही रहेगा, ठीक है। तो बाकी कोई भी अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा हो तो आप बना के देख लो। इन पांचों में से कोई ना कोई मिल जाएगा, तो 5 ही आपका आंसर सही होगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है।
अच्छा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मैं फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर आपको निकालना पड़े कहीं पे तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C+1 माइनस एच एच माइनस एक्स प्लस एन वाई में 2, ठीक है। ये यूज कर लेना फॉर्मूला, इससे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा और ये बताता है आपको कि रिंग या फिर डबल बॉन्ड है कि नहीं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ए हैज ऑल द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन अ सिंगल प्लेन। अब देखो प्लेनर स्ट्रक्चर बता दिया गया, और यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन जरूर होगा, ठीक है, कार्बन के केस में, है ना। तो प्लेनर स्ट्रक्चर है तो आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से समझ लिया करिए, ठीक है। ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैव सेम लेंथ, अगर सारे कार्बन कार्बन की बॉन्ड की सेम लेंथ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेजोनेंस होना चाहिए, तो 2 मीटर को अभी पता चल जाएगा, सेम लेंथ, लेस देन 1.54 एंगस्ट्रॉम बट मोर देन 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। द बॉन्ड एंगल विल बी, देखो यहाँ पे बेसिकली बेंजीन की बात की जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो आपको पता चल जाएगा, ऐसी होती है बेंजीन, है ना। और रेजोनेंस की वजह से हम यहाँ पे ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड्स बना देते हैं, है ना, ऐसे डबल बॉन्ड्स बना देते हैं, ठीक है। और सारे बॉन्ड्स जो होते हैं उनकी लेंथ सेम हो जाती है रेजोनेंस की वजह से। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड्स होते हैं ये पार्शियल डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये ओरिजिनल जितना डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होती है उससे छोटे होते हैं, है ना, उससे बड़े होते हैं, 1.34 एंगस्ट्रॉम से बड़े होंगे। और जो सिंगल बॉन्ड की लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, इससे छोटे होंगे। समझ समझ में आ रहा है ना। तो ये डबल बॉन्ड से, ये जो डबल बॉन्ड मैंने बना रखे हैं यहाँ पे, है ना, कुछ इस तरीके से है, ये समझ लो। इसकी जो लेंथ होती है ये किससे बड़ी होगी, ये आपका डबल बॉन्ड से तो बड़ी होगी, है ना, जो नॉर्मल डबल बॉन्ड से बड़ी होगी, लेकिन जो सिंगल बॉन्ड है उससे छोटी होगी, ये रहा सिंबल, है ना। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आपको हिंट एक बार बेसिकली दे रखा है इस क्वेश्चन में कि 1.34 एंगस्ट्रॉम ये बॉन्ड लेंथ है डबल बॉन्ड की, इससे बड़ा है हमारा बॉन्ड। और जो 1.54 एंगस्ट्रॉम है ये लेंथ है सिंगल बॉन्ड की, इससे छोटा है, तो मिडिल में इसके साइज है, ठीक है। और प्लेनर स्ट्रक्चर है तो मतलब सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है बॉन्ड एंगल कितना आता है, 120 डिग्री, है ना। तो 120 डिग्री, अगर ये बेंजीन भी ना होता, कोई ऐसा ही और दूसरा मतलब कार्बन होता, तो ये तो कंफर्म होता उसमें कि सारे के सारे कार्बन कैसे होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होने चाहिए। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है और साथ में रेजोनेंस भी होना चाहिए, है ना, तो रेजोनेंस यहाँ पे जरूर होना चाहिए था। कोई अगर और स्ट्रक्चर होगा तब भी, है ना, जरूरी नहीं है यहाँ पे बेंजीन हो, बेंजीन के अलावा कुछ भी हो सकता है। नहीं, कुछ कहाँ हो सकता है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का है, फिर भी कुछ और हो सकता है, ठीक है। हाँ, कुछ और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे केस में बेंजीन सबसे ज्यादा सुटेबल है तो ये लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा वो होता, उसमें ये है कंफर्म कि रेजोनेंस जरूर होना चाहिए था और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था, क्योंकि प्लेनर कहा गया है, और उसके हिसाब से 120 डिग्री आपका आंसर है यहाँ पे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, विच आर द फॉलोइंग पॉजेसेस sp कार्बन इन इट्स स्ट्रक्चर। sp कार्बन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, है ना, ट्रिपल बॉन्ड हो यहाँ पे या फिर दो डबल बॉन्ड हो, है ना। इस कार्बन के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp, है ना। तो आप देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, ये देखो C ऑप्शन हमारा सही हो गया, देखो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो इस कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड गिने जाएंगे, पाई बॉन्ड गिना नहीं जाता है हाइब्रिडाइजेशन में, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिना जाता है ना। और लोन पेयर यहाँ पे है नहीं, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे दो है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पांचवा देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो सिस ट्रांस यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना, जी आई कौन सो कर सकता है। अब जी आई के लिए क्या होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड सी होना चाहिए, यहाँ पे जो ग्रुप्स होने चाहिए जैसे एक्स और वाई ये अलग होने चाहिए, है ना। यहाँ पे भी एक्स वाई हो सकता है या कुछ भी और हो सकता है ना, ए बी लिख लो, है ना। बेसिकली ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप ये दोनों आपस में अलग होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। इस वाले में देखो CHCl, यानी ये है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर सी वाले का, Cl, एक सेकंड, डबल बॉन्ड CHCl, बस यहाँ पे सिस ट्रांस आपको ये हो गया सिस, और यहाँ पे ट्रांस बना देते हैं HCl और H, ये हो गया ट्रांस, समझ में आया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका डायरेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। आपको ये दोनों ग्रुप्स देखने हैं, देखो, है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो और ये दोनों ग्रुप्स आपके अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड
एक्स मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है, ठीक है। हैज 6 कार्बन एटम्स इन अ रिंग सिस्टम। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H7O2N। तो छह कार्बन जो है वो रिंग सिस्टम में है, तो हम ऐसा बना लेते हैं बेंजीन टाइप का, है ना। ऐसा बना लेते हैं ना, 6 कार्बन हो गए ओके, जो कि एक रिंग में आ गए, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड्स एंड नाइट्रो ग्रुप एज सब्सटीट्यूएंट। तो इसमें 2 डबल बॉन्ड है और एक नाइट्रो ग्रुप है, यानी NO2 ग्रुप है एक सब्सटीट्यूएंट के रूप में। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक्स क्या है, होमोसाइक्लिक बट नॉट एरोमेटिक। तो होमोसाइक्लिक तो है ना। होमोसाइक्लिक मतलब एक ही चीज से, होमोसाइक्लिक मतलब एक ही एलिमेंट से पूरी रिंग बनी हुई है ना, क्योंकि सिर्फ कार्बन से रिंग बनी हुई है ना। तो सिर्फ कार्बन से रिंग बनी हुई है, तो होमोसाइक्लिक तो है ये, ठीक है। अब एरोमेटिक, एरोमेटिक के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। सबसे पहली चीज यहाँ पे मिसिंग है कंप्लीट रेजोनेंस, है ना। तो यहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस है ही नहीं, है ना। साथ में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 4n+2 ऐसा रहेगा, ठीक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरोमेटिसिटी तो फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो एरोमेटिक तो नहीं है ये, समझ में आ रहा। तो होमोसाइक्लिक बट नॉट एरोमेटिक, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सेवेंथ देखो, जेडाल्स मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेशन ऑफ, ये क्वेश्चन छोड़ देना, है ना, आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये। नाइट्रोजन के लिए जेडाल्स मेथड यूज किया जाता है, लेकिन जो सिलेबस से बाहर है वो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ठीक है। एट्थ पे आ जाओ, ठीक है। A straight chain hydrocarbon has the molecular formula C8H10. The hybridization of the carbon atoms from one end of the chain to the other respectively are, ठीक है। The structural formula of the hydrocarbon would be, तो एक स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, C8 मतलब 8 कार्बन होने चाहिए, अच्छा। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम फ्रॉम वन एंड ऑफ द चेन टू द अदर, मतलब एक से दूसरे साइड अगर हम जाते हैं तो उसका वो दे रखा है कि हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो देख लेते हैं। पहला कार्बन sp3 होना चाहिए, तो यहाँ पे sp3 है, सब में sp3 है पहला कार्बन। दूसरा कार्बन sp2 होना चाहिए। तो पहले वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना, पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि sp हो गया है दूसरा कार्बन, सेकंड कार्बन, ठीक है। दूसरा कार्बन ये sp3 हो गया है ना। बी ऑप्शन में भी दूसरा कार्बन जो है ये sp3 हो गया है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता है, दूसरा कार्बन sp होना चाहिए। तो c और d में दूसरा कार्बन sp है, ठीक है। फिर तीसरा कार्बन भी sp होना चाहिए, दोनों में c और d में तीसरा कार्बन sp है। चौथा कार्बन sp3 होना चाहिए, चौथा कार्बन sp3 है दोनों में। sp2 फिर होना चाहिए। अब ये वाला सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, डी ऑप्शन से हो गया। डी में यहाँ पे हमारा ये कार्बन sp2 है हमारा, है ना, ये कार्बन sp2 है। और यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है, इसमें ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये sp हो गया है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो sp2 होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है ना। तो डी ऑप्शन है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नाइन्थ देखो, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन। तो sp3 में देखो टोटल कितना है, sp3 मतलब एक s और 3p, टोटल 4 है ना। टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं, उसमें से s कितना है, एक, तो 1/4, है ना। तो ये 1/4 s कैरेक्टर आप कह सकते हो, या फिर इसी को अगर परसेंटेज में चेंज करो तो 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करके आप 25% कह सकते हो, ठीक है। तो 1/4 एस कैरेक्टर, यानी ए ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कौन सा, 10th है ना। हम्म। द शॉर्टेस्ट सी सी बॉन्ड डिस्टेंस इज फाउंड इन। तो सबसे छोटी सी सी, डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, लंबा बॉन्ड होगा, उससे कम तो बेंजीन में हो जाएगा, ठीक है। फिर इथेन आता है और एसिटाइलिन, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि इथीन को बेसिकली, है ना, एसिटाइलिन कहते हैं। एसिटाइलिन बेसिकली किसको कहते हैं, इथीन, इथाइन को, सॉरी, इथीन नहीं, इथाइन को, है ना। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ट्रिपल बॉन्ड आपको पता है सबसे छोटा कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। 11th देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। तो कार्बोकैटायन में आपको पता है सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है ना, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। इसका नाम आपको रेजोनेंस, है ना, बैक बॉन्डिंग, ये सब भी थोड़ा देखना रहता है, तो आप देख लेते हैं पहली चीज। तो ए ऑप्शन देखो 1 डिग्री है, तो ये तो स्टेबल उतना होगा नहीं। बी ऑप्शन जो है 2 डिग्री है, इससे भी स्टेबल सी है हमारे पास, है ना, 3 डिग्री। अब 3 डिग्री के अलावा यहाँ पे ये वाला देखो, डी ऑप्शन, ये बेसिकली बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 ये लगा हुआ है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ पे फिर से इसको ऐसे बनाते हैं, है ना, ऐसे बनाते हैं, और यहाँ पे CH2 है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन आ गया, प्लस चार्ज, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इनके बीच में क्या होने लगेगा, रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। इजी था ना, तो ये ध्यान रखना थोड़ा, है ना, रेजोनेंस ध्यान देना, ठीक है। 12 देखो,
आइसोमर्स ऑफ अ सब्सटेंस मस्ट हैव द सेम। आइसोमर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा आइसोमर्स का। 13 द आईयूपीएसी नेम ऑफ, ठीक है, ये आईयूपीएसी नेम इसका। अब देखो यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं, है ना, फंक्शनल ग्रुप। ओएच है हमारे पास, हाइड्रोक्सी, है ना, या अल्कोहल कह लो, और ये है हमारा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 और 5, ये नंबरिंग हो गई, ठीक है। तो हमारे पास दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा है, चौथे नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। अब क्योंकि एच पहले आता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर आई जे के एल एम एन, है ना, तो एम बाद में आता है, तो पहले हाइड्रोक्सी लिखेंगे। और हाइड्रोक्सी किस पे है? चौथे पे। तो सी और डी ऑप्शन तो गलत हो गया, है ना। 4 हाइड्रोक्सी होगा और 2 मिथाइल होगा यहाँ पे, है ना। तो 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, तो 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 5 टोटल कार्बन है, तो पेंट हो गया। फिर 2 पे इन आ गया, है ना, डबल बॉन्ड भी है हमारे पास, तो 2 पे इन आ गया। और 1 पे अल आ गया, है ना, ए एल यानी अल्कोहल, ठीक है। तो 1 पे अल्कोहल, ये सी एच ओ, सॉरी, एल्डिहाइड ग्रुप को डिनोट करने के लिए एल आ गया, ठीक है। अल्कोहल के लिए ओ एल लगता है। तो प्रायोरिटी यहाँ पे आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, उसी हिसाब से नंबरिंग करो, तुरंत आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसका क्या नाम होगा? 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 2 इन और 1 अल, ठीक है। 14 देखो, 2 methyl 2 butene will be represented as 2 methyl 2 butene। तो डबल बॉन्ड ब्यूटीन है, तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, है ना। ए ऑप्शन में तो डबल बॉन्ड ही नहीं है ना। तो 2 मिथाइल और 2 ब्यूटीन, ये ऑप्शन आपका सी बी सही हो जाएगा। देखो यहाँ से नंबरिंग करते हैं, है ना, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। तो 1 2 3 और 4, 2 पे मिथाइल है और 2 पे ही हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है ना। तो 2 पे ही डबल बॉन्ड आएगा, यानी इन जो है हमारा वो 2 पे आएगा और 2 पे ही मिथाइल आएगा। तो 2 मिथाइल 2 ब्यूट और इन आ जाएगा, ठीक है। 2 पे मिथाइल, हाँ एकदम सही है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, 1 मिथाइल होगा ये, मतलब 2 मिथाइल लेकिन 1 इन होगा। यहाँ पे भी 1 इन होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। 15 ए इज अ लाइटर फिनॉल, ठीक है, एंड बी इज एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी कैन बी carried out using अ सॉल्यूशन ऑफ। तो ए और बी को सेपरेट करना है कैसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड एंड क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो इसको यार डायरेक्ट याद रखना है ना, क्योंकि काफी पुराना क्वेश्चन है। फिलहाल इसको डायरेक्ट याद रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट आपके यहाँ पे काम आएगा, और रीजन क्या होगा कि जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, है ना, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें वो सोडियम कार्बोनेट में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। डिजोल्व, बेसिकली सोडियम कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट जो होता है, इससे रिएक्शन हो जाती है, CO2 निकलती है, ठीक है। डिजोल्व इन NaHCO3, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट CO2 रिलीज करता है, ठीक है। जबकि जो फिनॉल्स होते हैं ये डिजोल्व नहीं हो पाते हैं, है ना। बहुत अच्छे मतलब बेस होते नहीं है, ये वीक बेस होते हैं फिनॉल्स, है ना। और ये डिजोल्व नहीं हो पाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट में, है ना। नॉट सॉल्युबल आप लिख लो, है ना, सॉल्युबल नहीं है। डिजोल्व की जगह आप सॉल्युबल टर्म यूज करना, थोड़ा क्या कहते हैं, सॉल्युबल, थोड़ा केमिस्ट्री के हिसाब से मतलब अच्छा लगेगा टर्म, है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो डिजोल्व हो जाता है ना, CO2 गैस निकलती है, और फिनॉल जो होता है डिजोल्व नहीं होता। तो ये आपको हेल्प करेगा दोनों को सेपरेट करने में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम में नीट थोड़ा टफ होने वाला है, आपको पता है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन 16 पे आ गए हम, है ना। The restricted rotation about carbon-carbon double bond in 2-butene is due to। तो 2-butene में 2-butene बना लेते हैं पहले, ऐसा कुछ, है ना, और यहाँ H और यहाँ H, है ना। तो ये 2-butene है हमारा। इस तरीके से इस वजह से मैंने बनाया जिससे कि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे GI देखने को मिलेगा, और वो GI जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से आता है ना। ये जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है इसी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे शो होता है, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों होता है? क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है इसकी वजह से होता है ना। यहाँ दो बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई है। अब पाई बॉन्ड जो होता है इसी की वजह से यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, और वो आप सिंपल भी समझ सकते हो। अगर एक कार्बन है और एक सिंगल बॉन्ड से ऐसे जुड़ा हुआ है, तो अब इस कार्बन को आप रोटेट कर सकते हो आसानी से, है ना, या फिर इस कार्बन को भी, दोनों कार्बन को आप रोटेट कर सकते हो। लेकिन इसी कार्बन के बीच में दो जब बॉन्ड आ जाते हैं, तो आप इस कार्बन या इस कार्बन को आसानी से रोटेट नहीं कर सकते हो। तो इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और ये पाई बॉन्ड की साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से होता है ना। कुछ इस तरीके से पाई बॉन्ड जो है वो ओवरलैप करता है, पाई बॉन्ड बनता है, मतलब पी ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, तो है ना। तो ओवरलैप ऑन 1s and 2 नहीं, ओवरलैप ऑफ 2sp2, ओवरलैप ऑफ 1p and sp2,
साइडवेज ओवरलैप ऑफ टू पी ऑर्बिटल, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, है ना। तो साइडवेज ओवरलैप होता है दो पी ऑर्बिटल्स का। ये आ गया 17 पे हम। When the hybridization state of carbon atom changes from sp3 to sp2 and finally to sp, the angle between the hybridized orbitals, तो एंगल क्या होता है, एंगल बढ़ता है, आपको भी पता है। जैसे sp3 का एक एग्जांपल लें हम, CH4 है ना, मीथेन, ऐसे, है ना, कुछ 109 डिग्री का, है ना, 109.5 डिग्री का एंगल होता है। अब sp2 का अगर हम एग्जांपल लें तो ये समझ लो, है ना, ये लो इथीन, है ना। अब यहाँ पे कोई भी दो एंगल आप देखोगे तो 120 डिग्री का होता है, तो एंगल बढ़ गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे है ना, यहाँ पे sp2 है, और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब sp हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाओ तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, ये हमारा क्या हो गया, इथाइन हो गया। sp हाइब्रिडाइजेशन, और एंगल देखो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल आ जाता है। तो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन हमारा बढ़ता जाता है, मतलब sp3 से sp2 sp पे जाता रहता है, हमारा जो बॉन्ड एंगल होगा ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा, है ना। तो इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, यानी डी ऑप्शन सही होगा। 18th देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत है मतलब, है ना। डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड, ये तो सही बात है ना, डबल बॉन्ड छोटा होता है, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है। सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कम होता है, कमजोर होता है ना, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्ड में, है ना, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम होता है, इसी वजह से पाई बॉन्ड कमजोर होते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो क्या कहते हैं, ज्यादा ओवरलैपिंग होती है ना, कुछ सिग्मा बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनता है, ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, इस वजह से स्ट्रांग होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इन्होंने बोला सिग्मा बॉन्ड जो है वीक होता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ठीक है। अगला भी पढ़ लो, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड, सही बात है, डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है एक सिंगल बॉन्ड से, है ना। कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी सही बात है, कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। अच्छा, इसमें कई बार आपने पढ़ा होगा, है ना, कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है, लेकिन वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस में स्ट्रांग होता है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है किसी भी कोवलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड से, ठीक है। जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं उनसे ये स्ट्रांग होता है, हालांकि किसी नॉर्मल बॉन्ड से ये वीक होता है, ठीक है। 19th देखो, IUPAC नेमिंग करनी है, तो एक बार यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसको। सी, यहाँ पे सी है, डबल बॉन्ड सी, 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 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें पे 1 2 3 4 5 6, और सातवें पे COOH है, 1 2 3, तीन पे अमोनिया है, तो थर्ड पे यहाँ पे NH2 है ना। ऑब्वियसली इस कार्बन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको भी पता है ना, इस कार्बन को। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, 5, ये 6 और ये 7। तो इस हिसाब से नेमिंग करो क्या हो जाएगा। सबसे पहले अमीन लिखेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ए ऑप्शन मतलब ए आ रहा है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है। तो 3 पे अमीन आ जाएगा, 3 अमीनो, है ना। तो 3 अमीनो, यही आंसर सही हो जाएगा, है ना। 5 पे हेप्टइन, है ना, हाँ, 5 पे डबल बॉन्ड है तो हेप्टइन और ओइक एसिड, ठीक है। तो 3 अमीनो 5 हेप्टेन ओइक एसिड, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एक से ज्यादा तरह का हाइब्रिडाइजेशन है फॉर कार्बन, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो यहाँ पे, तो CH2 है, डबल बॉन्ड है, यानी दो सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें भी तीन बॉन्ड है टोटल, है ना, तीन सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर तो है नहीं, तो ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, और ये भी, चारों sp2 होंगे, है ना, चारों के चारों sp2 होंगे सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे दो ही कार्बन है और ये दोनों आपको पता है sp होंगे, है ना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो sp हाइब्रिडेशन यहाँ पे होगा, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन हमारा। सी में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होंगे, है ना, यहाँ पे सारे में sp3, एक ही तरह का हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पे देखना अलग अलग तरह का होगा, जैसे ये वाला CH3 जो है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, जबकि ये CH डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और एक H यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे है। ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे है, और ये sp3 पे है ना, ये sp3 पे है। तो यहाँ पे अलग अलग यानी दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 हमें देखने को, आसान था ये। 21st देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी नॉकिंग मटेरियल। तो एंटी नॉकिंग, नॉकिंग क्या होता है, क्या होता है कि जब आप बाइक या फिर कार देखते हैं, उसमें क्या होता है, कभी कभी कट कट की आवाज आती है ना, और ये नॉकिंग जो होती है थोड़ी अलग होती है ना। कभी कभी आप नॉकिंग और देखो, एक चीज होती है नॉकिंग और एक होती है टिकिंग, है ना, बाइक और कार में ये देखा जाता है।
दोनों में डिफरेंस होता है। नॉकिंग जो होती है ये कट कट की आवाज होती है, टिकिंग भी टक टक की आवाज रहती है, लेकिन टिकिंग जो होती है इंजन के ठंडे होने पे होती है। नॉकिंग जो होती है ये तेल में कुछ कमी होने की वजह से होती है। और नॉकिंग का रीजन जो होता है ये मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन नॉकिंग का जो क्या कहते हैं खत्म करने का तरीका है, जो एंटी नॉकिंग एजेंट यूज किया जाता है नॉकिंग को हटाने के लिए, वो यूज किया जाता है तेल। टीईएल इसको तेल कहते हैं, इसको कहते हैं बेसिकली टेट्रा इथाइल लेड, है ना। इसी को शॉर्ट फॉर्म में टीईएल लिखते हैं ना, टेट्रा इथाइल लेड तेल कहते हैं। तो ये टीईएल जो है टेट्रा इथाइल लेड ये यूज किया जाता है एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर, है ना, नॉकिंग को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको बाइक वाइक चलाओ तो आपको थोड़ा सा पता होगा ये। और ये एनसीईआरटी में है, ठीक है, तो ये ना समझना कि एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है और नीट में आपको पता है पूछा गया है, तो आप याद रखना इसको, ठीक है। 22 पे आओ। द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3 होल्ड बाय CH, ये ऐसा है कुछ, है ना, सी 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 और BR, है ना, इसका आईयूपीएसी नेम। एक सेकंड, हम आगे आगे कहीं, हाँ, है ना, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है यहाँ पे BR है, यही तो है। 2 3 4 5, एक और, सॉरी, एक और कार्बन है फिर BR है, 3 2 5, ठीक है। सही है, इसका नाम लिखना है। तो ऑब्वियसली BR को यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे, बाकी सब सिंगल बॉन्ड ही है ना, 1 2 3, और किसी एक को ले लो 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 पे मिथाइल आ जाएगा, है ना, और 1 पे ब्रोमो। तो M और B में पहले B आता है, तो पहले 1 ब्रोमो लिखेंगे, है ना। ये ऑप्शन सही होगा, 1 ब्रोमो फिर 3 मिथाइल और ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन का आपका मेन चेन है, तो ब्यूटेन, है ना। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, अब नहीं पूछे जाते ये, लेकिन क्योंकि आपको ऑब्वियसली आनी चाहिए, है ना, नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर पे देखने को मिल जाता है नीट में आसानी से, तो ये आना चाहिए आपको अच्छे से नॉमेनक्लेचर। 23, द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C4H10O विल बी। तो C4H10O, डीबी याद है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, निकाल लो तो ये पता चल जाएगा डबल बॉन्ड और रिंग बन सकती है या फिर नहीं। तो क्या था, कार्बन प्लस 1, यानी कार्बन यहाँ पे 4 है, प्लस 1 करोगे 5 आ जाएगा, माइनस H प्लस X माइनस N था, तो H यहाँ पे 10 है, प्लस X यानी हेलोजन, हेलोजन एक भी नहीं है तो जीरो, और माइनस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी एक भी नहीं है तो जीरो, है ना। और बाई में 2 था, है ना, यानी 10/2 हो जाएगा, यानी 5 माइनस 5 जीरो आ जाएगा। तो मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे एक भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, डबल बॉन्ड नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप देखो जिसमें सिंगल ओ रहता है, किसमें किसमें सिंगल ओ रहता है, सीएचओ में रहता है ना, एल्डिहाइड में, लेकिन सीएचओ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और एच, कुछ ऐसा सिस्टम रहता है, और डबल बॉन्ड ओ होना नहीं चाहिए, तो एल्डिहाइड्स यहाँ पे नहीं बन सकते हैं, है ना। और क्या बन सकता है, अल्कोहल हमारे पास बन सकता है ना, ईथर हमारे पास बन सकता है, ये वाला, है ना। तो ये दोनों ग्रुप्स हमारे पास बन सकते हैं, अब यही दोनों आप बना लो, है ना, ऑक्सीजन को इंक्लूड करके यही दोनों बन सकते हैं आप, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला तो बन नहीं सकता, तो एल्डिहाइड हमने हटा दिया, है ना। तो 4 कार्बन है ना, तो पहले पहले हम OH का बना लेते हैं, अल्कोहल जितने तरीके बन सकते हैं, 3 कार्बन 4, चौथा कार्बन और चौथे पे OH, है ना। अब एक कार्बन की रिंग छोटी कर दो, अगर ऐसे कर दो, चौथा कार्बन हमने यहाँ लगा दिया और इस पे OH लगा दिया, है ना, ये सेक्शन हो सकता है। अच्छा, एक और ये हो सकता है कि C, है ना, ये 3 लगाया हमने, चौथा भी यहाँ पे रहने दिया, लेकिन कार्बन OH हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। और 3 पे एक और हो सकता है कि 3, अगर 3 की चेन हमने करी, है ना, और क्या किया यहाँ पे, हाँ, जिस पे कार्बन लगाया उसी पे OH लगा दिया, ये चौथा हो सकता है ना। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब आप कोई भी और बना के देखना, वो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो बना के देखना, फिर उसकी नेमिंग करना, है ना, जब आप नेमिंग करोगे तो पता चल जाएगा इन्हीं चारों में से कोई एक बन रहा है, ठीक है। तो ये हमने बना दिया, अब ईथर बना लेते हैं। ईथर में देखो, तो कितने, 4 कार्बन है, तो 1 2 3 एक साइड रख देते हैं, O लगा के चौथा इधर रख देते हैं, ठीक है, ये पहला बन गया। दूसरा, 2 एक साइड कर देते हैं, O लगा के, बाकी दोनों 2 साइड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 के केस में एक और हो सकता है, जैसे ये 3 एक साइड हमने किया है, इसमें 3 हम एक साइड इस तरीके से कर देते हैं और यहाँ पे O लगा के चौथा इधर कर सकते हैं, तो 3 इधर बन जाएगा, ठीक है। तो 4 3 7 टोटल हमारे पास बन सकते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। तो देख रहे हो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट काफी ज्यादा काम आ रहा है हमारे, है ना। आइसोमर जब भी बना होगा ये काफी काम आएगा, तो इसको याद रखना। 24 देखो, टाउटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। तो देखो हमने तो कीटोइनॉल का टाउटोमेरिज्म पढ़ रखा है ना। इसके अलावा भी टाउटोमेरिज्म होता है, जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें NO2 के ग्रुप में देखा जाता है, ठीक है। NO2 ग्रुप में आपको पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में
अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। और ये कंडीशन तो हमें कीटोइनॉल में भी पता होनी चाहिए, है ना, कि डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है ना, टाउटोमेरिज्म के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बी ऑप्शन देखें तो जो मैं सही है, जो ऑप्शन सही है वही डायरेक्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो RCH2 और NO2, है ना। अब यहाँ पे देखो NO2 जो है ये हमारा मेन ग्रुप है, तो ये कार्बन हो जाएगा, कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं ये अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो हमें अल्फा हाइड्रोजन मिल गए NO2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे NO2 के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, पहले। तो अब इसका हम बना के देखते हैं, जैसे अगर हम RCH3 N डबल बॉन्ड O और O, है ना, ये हमारा स्ट्रक्चर है अगर वो पूरा एक्सपेंड करें, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन या फिर डबल बॉन्ड का मतलब एक्सचेंज होगा, तो ये जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे CH2 रहेगा, सॉरी, जो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ से हमारा हाइड्रोजन निकलेगा और डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे यहाँ पे जाके लग जाएगा, और ये डबल बॉन्ड टूटेगा और ये डबल बॉन्ड हमारा आके यहाँ पे लग जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, दूसरा वाला आर तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे CH2 का हाइड्रोजन हमने उधर भेज दिया, तो यहाँ पे CH बचेगा और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और नाइट्रोजन तो यहाँ पे है ही है। और ये वाला दो बॉन्ड थे, इसमें से एक टूट गया तो एक ही बचा, और OH हो गया, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से उठ के ऑक्सीजन के पास आया, और दूसरा ऑक्सीजन हमारे पास ऐसे ही लग रहा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये जो बॉन्ड होता है ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो इसको मैं इस तरीके से सिंगल बॉन्ड की तरह दिखा रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आइसोमेरिज्म होता है, टाउटोमेरिज्म होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। NO2 ग्रुप के NO2 ग्रुप ढूंढना, और उसके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका यहाँ पे पता चलेगा आपको। तो ये पुराना काफी क्वेश्चन है, लेकिन ये आ सकता है नीट में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो याद रखना, ठीक। 25 देखो, which one of the following orders is correct regarding the minus I effect of the substituents। तो माइनस आई इफेक्ट का देखना है, ठीक है। तो ओ और फ्लोरीन, है ना। ओ और बेसिकली क्या है, ओ और जैसे कोई भी आर ग्रुप है ना, CH3 C2H5 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो इससे ज्यादा हमारा, है ना, OCH3 या OC2H5 जो भी होता है, ओ आर, इससे ज्यादा हमारे हेलोजेंस होते हैं, है ना, इससे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट हमारा हेलोजेंस का होता है। और जो NR2 है ये इससे कम आता है, NR2 कम आता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा, है ना। सबसे कम NR2 हो जाएगा, तो सबसे कम NR2, फिर OR, और फिर सबसे ज्यादा F, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो है नहीं कोई। सही है। तो ए ऑप्शन, अब ये डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, है ना, कुछ इस तरीके का मतलब क्या कहते हैं उसे, सीक्वेंस होता है, अगर आप याद करें तो NF3 प्लस, फिर NR3 प्लस, देखो NR अलग है और NR2 अलग है और NR3 प्लस अलग है ना। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाले बहुत ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा सीक्वेंस यहाँ शुरू होता है ना। ना फरहान नारी, फिर सर, है ना, SR2 प्लस, मैंने ऐसे याद किया है ना फरहान नारी सर नहीं, NH3 प्लस नहीं, नोरा, NO2 नोरा, सोहेल, SO3H, है ना। ऐसे हमने याद किया है। फिर उसके बाद हमारा आता है CN, मतलब साइनाइड, और फिर आता है, साइनाइड से कम में कौन होता है, CHO होता है, हाँ। और फिर COOH, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हेलोजेंस आते हैं, और उसमें भी कौन सबसे ज्यादा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, माइनस आई इफेक्ट जाता है ना। फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन आता है, और फिर आता है हमारा OR, समझे। तो ये OR है ना, हेलोजन से कम में आता है OR। फिर आता है OH, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है हमारा NR, ठीक है, NR शायद, है ना। ये मुझे कंफर्म नहीं है, OH तक मुझे कंफर्म है, तो इतना याद कर लेना, आगे का आप देख लेना। और आपका जो भी तरीका है उस तरीके से इसको याद कर लेना, क्योंकि ये काफी काम आता है ना, क्वेश्चंस करने में भी काफी काम आता है ये, ठीक है। 26 देखो, द इनकरेक्ट IUPAC नेम इज, इनकरेक्ट नेम कौन सा होगा। तो इधर ही से नेमिंग शुरू होगी, मतलब नंबरिंग इधर से शुरू होगी, है ना। 1 2 3 और 4, कुछ इस तरीके से होगा। 2 मिथाइल, तो ये तो गलत हो गया, ए ऑप्शन ही सही है यहाँ पे, है ना। 2 पे मिथाइल इन्होंने बनाया, इन्होंने नंबरिंग यहाँ से शुरू की है ना, जो कि गलत है, हाँ। ब्यूटेनन, हाँ, यही गलत हो गया, पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, इन्होंने नंबरिंग गलत तरीके से शुरू की है, ठीक है। तो बाकी सारे देख लेना आप, बाकी सारे सही होंगे, ठीक है। 27 देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मतलब गलत निकालना है, ठीक है। तो FeCl3 इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ फिनॉल, ठीक है, कंफर्म तो नहीं है मुझे। ठीक है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पे एलिमिनेशन से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज, ये सही है, फेलिंग सॉल्यूशन इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज, है ना, यूज कर सकते हैं इसको। टॉलेंस रिएजेंट इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन, ये गलत है हमारा, है ना, इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। टॉलेंस रिएजेंट जो होता है ये हमारा एल्डिहाइड्स के लिए यूज होता है शायद, है ना। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा कि टॉलेंस रिएजेंट इज यूज्ड इन अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन के लिए हम ब्रोमीन टेस्ट करते हैं, है ना, ब्रोमीन टेस्ट यूज किया जाता है अनसैचुरेशन के लिए, ठीक है। तो फिलहाल टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स टेस्ट ये दोनों हमारे सिलेबस में है, तो एटलीस्ट ये दोनों आपको आने चाहिए, बाकी अगर आपको आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। 28 देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफर इन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किस चीज में, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ एटम्स, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये सही है। आप देखो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में बता रहा हूँ, है ना, एक सिस और एक ट्रांस में बना रहा हूँ यहाँ पे, ये ट्रांस हो गया, है ना, और ये हो गया सिस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो अरेंजमेंट है एटम्स का, है ना, स्पेशल मतलब स्पेस में जो अरेंजमेंट है एटम है, एटम्स का अरेंजमेंट है वही डिफरेंट है ना। तो इसी वजह से स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस चीज में डिफर करते हैं। 29 देखो, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आईयूपीएसी नेम देखो। तो देखो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को सेम नंबरिंग मिल रही हो, है ना, जैसे यहां से हम नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को क्या, ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा, है ना, और यहां से हम नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा। जब दोनों को सेम नंबरिंग मिल रही हो तब डबल बॉन्ड को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन बहुत बार होती है, आप ये चीज ध्यान देना, क्योंकि दोनों को सेम कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, है ना। तो दोनों को क्योंकि सेम नंबरिंग मिल रही है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे और यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 पे तो हमारा इन आएगा, है ना, और 5 पे हमारा आइन आएगा। तो 1,5 नहीं, 1 हेक्स इन 5 आइन, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था ये। 30 पे आ जाओ। The percentage of carbon, hydrogen and nitrogen in an organic compound are 40%, 13.3%, 46.7% respectively. Then empirical formula is, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। अब इसका एनसीईआरटी ने पूरा टेबल बना के दे रखा है, बेसिकली आपको क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ क्या करना होता है, ठीक है। देखो 3 बार आया भी है ना नीट में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आ भी सकता है ये। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले बात, ये जो 40% है, 13% है और 46% है, इसको ग्राम में लिख लो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं टोटल 100 ग्राम उस कंपाउंड का है हमारे पास, उसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का कितना कितना ग्राम है, 40 ग्राम इसका है, 13.3 ग्राम इसका है और 46.7 ग्राम इसका है। अब क्या कर लो, मोल में चेंज कर लो इसको। मोल में कैसे चेंज करते हैं आपको पता है, जब वेट दिया हो तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब 40 वेट है कार्बन का, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 12, है ना। हाइड्रोजन का 13.3 वेट है और मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है। नाइट्रोजन का 46.7 होता है और मॉलिक्यूलर वेट हमारा यहाँ पे 14 होगा, है ना। ध्यान रखना है यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन है, N2 नहीं है, तो 28 ना रख देना, यहाँ पे 14 ही रखना, ठीक है। तो मोल में ये चेंज हो जाएगा, कितने कितने मोल आ जाएंगे, तो देखो 12 × 36 होता है, लगभग 3 पॉइंट करके कुछ आएगा, ठीक है। ज्यादा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे 13.3 लगभग आएगा, 13 लिख लो, ठीक है। और 14 3 जा 42 है ना, हाँ 14 4 जा 56 हो जाएगा, है ना। तो 14 3 जा 42 यानी 3 पॉइंट करके यहाँ भी कुछ आएगा, ठीक है। तो 3 13 और 3 ये आपका आ गया। अब जो सबसे छोटा नंबर है उससे तीनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, जिससे हमें एक सिंपल नंबर मिल जाए। तो सबसे छोटा इन तीनों में कौन है, 3 ही तो छोटा है सबसे। तो 3 से तीनों को डिवाइड करोगे तो 3 से पहले वाले को डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, है ना। ये क्या है कर रहे हैं हम, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं तीनों को, ठीक है। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 13 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 चौक 12, लगभग 4 पॉइंट करके कुछ आएगा, 4 लिखो सिंपल, ठीक है। 3 से 3 डिवाइड करोगे 1 आएगा। यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा, इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन 1 है ना, तो आप C लिखोगे। हाइड्रोजन 4 है तो H4 लिखोगे, ठीक है। नाइट्रोजन 1 है तो N लिखोगे, CH4N, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो C ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन, याद करना। 31 पे आ जाओ। Which one of the following orders of acidic strength is correct? एसिडिक स्ट्रेंथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि काफी अच्छा होता है ना। चारों में देखो सबसे नंबर 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ना, तो ये तो सही बात है, सबसे आगे वही होना चाहिए। फिर उसके बाद ROH है ना, यानी अल्कोहल, और अल्कोहल के बाद वाटर है। अब देखो वाटर जो होता है वो
H2O बेसिकली जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, है ना, ROH से। तो H2O आगे आना चाहिए, है ना, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, है ना। वाटर, हाँ सेकंड में आ गया। यहाँ पे HOH जो लिखा हुआ है ये बेसिकली H2O है ना, वाटर है, ठीक है, तो बी वाला सही है हमारा। अल्कोहल पीछे आएगा, वाटर आगे आएगा, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आर सी, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी इथाइन आएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखना। इसका एक एक्सेप्शन भी होता है ना, इसका एक एक्सेप्शन भी होता है कि जो मिथाइल अल्कोहल होता है ये एक अकेला अल्कोहल है जो कि ज्यादा एसिडिक होता है वाटर से, बाकी सारे के सारे अल्कोहल जो है वाटर से कम एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो ये मिथाइल अल्कोहल का एक ये एक्सेप्शन याद रखना, ठीक है आप। 32 देखो, नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो, नेमिंग करनी है बेसिकली, ठीक है। तो देखो सबसे लंबी चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, यही सबसे लंबी होगी, 1 2 3 4 5 6, हाँ, सबसे लंबी 8 चेन की है। तो अब यहाँ पे नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि लोवेस्ट लोकेंट वाला रूल हमें लगाना पड़ेगा, है ना। ये कार्बन पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां, है ना। तो अब इसमें क्या क्या लगा है, पहली चीज तो 3 पे हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तीसरे नंबर पे, तो 3 मिथाइल हो जाएगा, है ना। अच्छा, पहले 3 मिथाइल के अलावा ये वाला ग्रुप भी है हमारा, है ना, फोर्थ नंबर पे इथाइल ग्रुप है क्योंकि ई पहले आता है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले हम 4 इथाइल लिखेंगे, है ना। तो 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 8 कार्बन है इस वजह से ऑक्टेन। चौथे नंबर पे इथाइल ग्रुप है तो 4 इथाइल, और तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है तो 3 मिथाइल ऑक्टेन। ऑक्टेन क्यों, क्योंकि 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है हमारे पास, ठीक है। तो नंबरिंग मतलब करना है आपको, और नेमिंग तो आसान है। 33 पे आ जाओ, कौन सा था 32 किया था, हाँ 33 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो में कौन कौन से आते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, है ना। ये वाला हमारा ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बी वाला, है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इन दोनों को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। 34 देखो, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन कौन सा 3 डिग्री स्टेबल होता है, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। ये देखो, ये सुपर 1 डिग्री इसको कभी कभी कहा जाता है ना, ये कम स्टेबल होता है काफी। ये 1 डिग्री है हमारा, है ना, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो डी ऑप्शन आपका होगा। 35 देखो, द कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड। अब इसमें जब इस तरह का स्ट्रक्चर दिया गया है और कायरलिटी पूछी जाए तो आपको ये एक चीज ध्यान देना है कि जो लोवेस्ट मॉलिकुलर वेट का वो होगा, है ना, लोवेस्ट मॉलिकुलर वेट का ग्रुप होगा, मॉलिकुलर वेट, जैसे 4 चीजें यहाँ पे लगी हुई है ना, एक सेकंड, मॉलिकुलर वेट यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे 4 चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ब्रोमीन, है ना, CH3, क्लोरीन और हाइड्रोजन, इसमें से जिसका मॉलिकुलर वेट सबसे कम होगा वो डैश पे होना चाहिए, ठीक है। डैश पे होना चाहिए, डैश पोजीशन यानी आपसे दूर होना चाहिए, है ना, डैश पोजीशन पे होना चाहिए, ये चीज पहले चेक कर लो। तो देखो यहाँ पे सबसे कम मॉलिकुलर वेट कौन है, हाइड्रोजन, तो ये सबसे कम पीरियोडिटी का ग्रुप है, इसको 4 नंबर दे दो, ठीक है। और ये डैश पे है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर अगर ये वेज पे होता तो हम आगे, मैं बताऊंगा वेज पे क्या करते हैं, है ना, अगर वेज पे होता तो 4 इसको, हाइड्रोजन को 4 नंबर दे दो, ठीक है। अब बाकी को देख लो, हाइड्रोजन से आगे आप बढ़ोगे तो कार्बन हमारा आ जाएगा, है ना, कार्बन को तीसरा नंबर दिया जाएगा, है ना। CH3 में सिर्फ आप कार्बन को पहले देखेंगे, ठीक है। फिर ब्रोमीन और क्लोरीन में से कौन सा होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन ज्यादा वो होता है ना। तो ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे, और सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा ब्रोमीन, इसको हम कहते हैं CIP रूल, है ना। मॉलिकुलर वेट के हिसाब से आप नंबरिंग कर लो। अब 1 से लेके आप 4 तक वो करो, क्या कहते हैं उसे, मतलब एक लाइन बनाओ 1 से लेके 4 तक। तो ये ऐसे इस तरीके से ना बनाना कि 1 से डायरेक्ट 4 चले गए, है ना, बीच में 2 आना चाहिए, है ना। तो आप इस तरीके से बनाना, ठीक है, इस साइड से बनाना, ऐसे कुछ इस तरीके से कुछ बनाना, है ना, ऐसा बनाना, ठीक है। तो ये हमारी लाइन होगी, और ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, और एंटी क्लॉकवाइज को हम एस लिखते हैं, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज आया है तो हम एस लिखेंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज आया है तो एस लिखेंगे, अगर क्लॉकवाइज होता तो आर लिखते, तो ये RS कॉन्फ़िगरेशन इसको कहते हैं। अच्छा, ये बात आपको बतानी थी कि अगर लोवेस्ट मॉलिकुलर वेट जो है वो डैश पे ना होके वेज पे होता, अगर ये वेज पे होता, लोवेस्ट मॉलिकुलर वेट अगर वेज पोजीशन पे होता, तो हम आर की जगह पे एस कर देते हैं, या एस की जगह पे आर कर देते हैं, मतलब जो हम निकालते हैं उसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, ठीक है, अपोजिट कर देना होता है, ठीक। 36 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन exclusively by SN1 mechanism।
तो SN1 के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है आपको पता है, जो 3 डिग्री होते हैं वो SN1 शो करते हैं सबसे अच्छी तरीके से, है ना। तो बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिर्फ SN1 जाएगा, तो 3 डिग्री वाला देखो जरा, है ना। देखो इथाइल तो नहीं होगा, है ना, इथाइल क्लोराइड, है ना, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये SN1 नहीं जाएगा, है ना। 3 डिग्री SN1 वाले जाते हैं। क्लोरोबेंजीन, एक मिनट, क्लोरोबेंजीन यहाँ पे क्लोरीन लगा दें। अब न्यूक्लियोफाइल अगर हम इससे हटा दें, है ना, अगर हम इससे क्लोरीन निकाल दें तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, इस कार्बन पे, और ये अनस्टेबल होगा, है ना, ये अनस्टेबल होगा, तो ये रिएक्शन भी SN1 में नहीं जा पाएगी, है ना। ये अनस्टेबल होगा तो ये रिएक्शन भी उतने अच्छे से SN1 में नहीं जा पाएगी, है ना। आप जो करो, क्या करो, एक बार क्लोरीन हटा के देख लो, जैसे यहाँ पे C और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये भी स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो जहां सबसे स्टेबल होगा वहां पे आसानी से SN1 रिएक्शन होगी, यहाँ पे देखना, क्योंकि न्यूक्लियोफिल फिलिक सब्सटीट्यूशन है, तो न्यूक्लियोफाइल आपको हटाना है ना, यहाँ Cl क्लोरीन जो है न्यूक्लियोफाइल है। आइसोप्रोपाइल, आइसो ग्रुप क्या होता है, ये ग्रुप होता है आइसो, है ना। अब आइसोप्रोपाइल क्योंकि 3 कार्बन है तो आइसोप्रोपाइल यही हो गया, क्लोराइड, क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है। क्लोरीन आप निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, जब क्लोरीन हटेगा यहाँ से तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और 2 डिग्री SN1 SN2 दोनों में जा सकते हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन सबस्ट्रेट, और वो सबस्ट्रेट कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, रिएक्शन कंडीशंस, है ना। तो ये दोनों तरीके की रिएक्शन में जा सकता है। बेंजाइल क्लोराइड की बात करते हैं, है ना, क्योंकि बचा हुआ तो ऑप्शन तो यही होना चाहिए। बेंजाइल का मतलब क्या होता है, बेंजीन से डायरेक्ट लगा हुआ नहीं, बेंजीन से कार्बन लगा हुआ है, उस कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है, इसको बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप क्लोरीन निकालोगे तो क्लोरीन निकलेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे देखो, अगर हम इसको एक सेकंड रुको, इरेज करते हैं और यहाँ पे बॉन्ड्स बना देते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन आ गया, है ना, पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, है ना। पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन आ गया, रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। रेजोनेंस की वजह से काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो यही आपका आसानी से SN1 में जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। 37वां देखो, नेम्स ऑफ द सम कंपाउंड्स आर गिवन विच वन इज नॉट इन IUPAC सिस्टम, IUPAC अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये दे रखा है 3 मिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन, आओ देखते हैं। देखो नंबरिंग यहाँ से होगी, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे हमारा 1 2 3 पे मिथाइल लगा और 4 पे इथाइल, तो हम लिखेंगे 4 इथाइल। ये देखो यही आंसर हमारा सही हो गया, है ना। ये नेम गलत क्यों है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखा, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं फॉलो किया, है ना। पहले क्या लिखना चाहिए, पहले 4 इथाइल लिखना चाहिए, फिर मिथाइल लिखना चाहिए, है ना। तो रियलिटी में ये नेम होना चाहिए 4 इथाइल, है ना, 3 मिथाइल, फिर हेप्टेन आना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए आपका सही नाम, है ना, ये सही नाम होना चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखा, तो यही आपका है ना। वही पूछा ही गया था, नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, ठीक है। बाकी सारे सही होंगे, आप देख लेना, है ना। यहाँ पे नंबरिंग आप इधर से करोगे, 1 2 3 4, वही होगा, 3 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल सही होगा। इधर नंबरिंग कहाँ से होगी, डबल बॉन्ड को आप चेन में इंक्लूड करोगे तो 1 2 3 4, या 1 2 3 4 दोनों में किसी साइड जा सकते हो, दूसरे साइड जाएंगे, क्योंकि हमें ब्रांचेस ज्यादा से ज्यादा लेनी होती है ना, 1 2 3 4, ये आपका रहेगा, है ना, इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग होगी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पे मिथाइल आ जाएगा, है ना, हाँ, 3 पे मिथाइल आ जाएगा और 2 पे इथाइल ग्रुप आ जाएगा, है ना। ये पूरा का पूरा देखो, ये पूरा का पूरा 2 पे इथाइल ग्रुप आ जाएगा और 3 पे ये आ गया मिथाइल ग्रुप, ठीक है। हाँ, 2 इथाइल देखो, 3 मिथाइल और ब्यूट 1 पे इन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगी नंबरिंग। चौथा अगर हम देख लें तब तो किधर से करेंगे, इस साइड से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि एक दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहा है ना, 2 3 4 और 5 इधर से करते तो एक्चुअली ये चौथा वाला मैं इधर से सही बना दे रहा हूँ, है ना। सी, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी, फिर सी, और 2 C इधर लगा हुआ है ना। हाँ, यहाँ से करेंगे दूसरे नंबर पे आ जाएगा, इधर से करते तो तीसरे नंबर पे आता है, तो सही है हमारी नंबरिंग, है ना। 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से, है ना। 2 पे आपका आइन होगा, ये देखो 4 मिथाइल, 2 पे पेंट आइन, ठीक है। तो चारों आपके सही है, बाकी तीनों सही है मतलब। 38 देखो, IUPAC नेम फिर से बताया गया है, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। तो ये जो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे देखो COCl, है ना, ये ग्रुप जो लगा हुआ है इसको एसिड क्लोराइड कहते हैं, है ना।
तो ऑयल क्लोराइड करके आपका इसका वो आता है, प्रीफिक्स सफिक्स आता है ना। तो इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, इस कार्बन से नंबरिंग होगी यहाँ से। ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अच्छा 4 पे यहाँ पे भी एक ग्रुप है, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे भी एक ग्रुप है ना, आप सही है ना। नहीं नहीं 4 यहाँ पे है, इस वाले जगह पे है, इस जगह पे एक ग्रुप है। ठीक है, तो अब नंबरिंग देखो कैसी होगी। तो यहाँ पे 2,3 पे डाई मिथाइल लगा होगा, और देखें 1 क्लोरो, नहीं क्लोरो टर्म नहीं यूज किया जाएगा है ना, ये एसिड क्लोराइड है, ये जो ग्रुप है इसको एसिड क्लोराइड कहते हैं। सफिक्स में इसको ऑयल, ऑयल क्लोराइड करके आता है इसका, है ना। तो 1 क्लोरो तो नहीं होगा, 2 इथाइल, इथाइल ग्रुप तो है ही नहीं है ना, मिथाइल ग्रुप ही है यहाँ पे। 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन ऑयल है ना, 5 कार्बन है तो पेंटेन ऑयल क्लोराइड, यही सही है, सी ऑप्शन आपका सही है ना। डी में है 3,4 डाई मिथाइल, नहीं गलत है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही है, 2,3 पे हमारे पास डाई मिथाइल। ठीक है, 39 देखो, द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल्स। एल्केनॉल्स बेसिकली एल्कीन जिसमें अल्कोहल है ना। एक एल्केन है जिसका जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, वही एल्केनॉल है। ठीक है, जैसे आप ले लो CH3OH है ना, या C2H5OH, क्योंकि याद नहीं करना आपको, ये है ना निकालना है। होमोलॉगस सीरीज मतलब बेसिकली आप CH2 जोड़ते जाओ, जैसे CH3 है, इसमें एक कार्बन 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, C2H5 आ जाएगा। ठीक है, फिर CH2 जोड़ते जाओ, फिर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आप देख लो, जैसे अगर हम सेकंड वाले की बात करें, इस वाले की C2H5OH, इसमें फॉर्मूला देखें, अगर CN हम लिखें तो N की वैल्यू 2 है, और हाइड्रोजन देखो कितना है 5 और +1, तो हाइड्रोजन बेसिकली 2 के 3 गुना है, लेकिन यहाँ पे 3 गुना वाला वो चलेगा नहीं फॉर्मूला। अगर आप थोड़ा सा आगे देखोगे तो अभी आपको समझ में आएगा। H जो है बेसिकली 2N+2 के बराबर होगा, और फिर बचेगा क्या O, ये हमारा जनरल फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा, रुको मैं लगा देता हूँ ठीक पहले, है ना। CnH2n+2, एक और क्वेश्चन आएगा कि सर CnH3n डायरेक्ट क्यों नहीं कर दिया गया, क्योंकि 6 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है ना, डायरेक्ट 3 गुना है। लेकिन ये पहले वाले में देखो फिट नहीं होगा, CnH2n वाला है ना, H3n वाला। यहाँ पे C कितना है 1 है ना, तो Cn, और H कितना है 4, तो 1, अब 1 था, अब 4 करना है आपको। तो H को आप 3n तो कर नहीं सकते, 3n में तो 3 ही आएगा ना। आप 3n कर दोगे तो 3n में n की वैल्यू 1 होगी, और ये 3 ही आ जाएगा। H हमारे पास 3 ही आ जाएगा, लेकिन H होना कितना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से ये फॉर्मूला नहीं हो सकता CnH3n वाला। ठीक है, आप एक आध दो और एग्जांपल लेके, तो कभी भी इस तरीके होमोलॉगस सीरीज का फॉर्मूला पूछा है ना, कम से कम 2 चीजें लेके चला करो, है ना, 2 एग्जांपल लेके चला करो, तभी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, 40 देखो, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग वुड बी। तो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी पूछा गया है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। अब इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा होगा उधर ही वो जाएगा। अब देखते हैं, जैसे बेंजीन की बात करते हैं, है ना, ये पहला है हमारा बेंजीन, सिर्फ बेंजीन है, तो इलेक्ट्रॉन तो ठीक ठाक होते हैं इसके ऊपर, है ना, क्योंकि आपको पता है 3 3 पाई बॉन्ड होता है ना। दूसरा बात करें टॉलुइन की, तो टॉलुइन में एक CH3 लग जाता है, और CH3 आपको पता है कैसा ग्रुप है, +I ग्रुप होता है ना। ये +I ग्रुप होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को और बेंजीन की ओर ढकेलता है, अपने ऊपर पॉजिटिव लाता है, और बेंजीन की ओर हल्का सा निगेटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है बेंजीन के ऊपर वो बढ़ जाती है CH3 लगने की वजह से। तो ऑब्वियसली बेंजीन से तो ज्यादा अच्छा हमारे लिए टॉलिन होगा। ठीक है, अब और भी देख लेते हैं कौन कौन सा है हमारे पास। क्लोरोबेंजीन है फिर अगला। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन में अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन -I ग्रुप है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपने पास। ठीक है, और इसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या कहते हैं इस पे, बेंजीन पे वो कम हो जाती है, रिंग पे, है ना। तो ये उतना अच्छा रिएक्ट नहीं करेगा, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के प्रेजेंस में, है ना। अच्छा, और चौथा क्या है, फिनॉल। फिनॉल मतलब OH आना, OH। OH भी क्या है, -I ग्रुप है ना। नहीं, OH जो है वो -M ग्रुप भी तो है ना। -I से भी बड़ा ग्रुप होता है -M। देखो हेलोजेंस जो होते हैं ये भी -M ग्रुप शो करते हैं, लेकिन हेलोजेंस का -I डोमिनेट करता है, तो इस वजह से -I यहाँ पे लिखना। ठीक है, OH में हम -M लिखेंगे, और ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, है ना, रेजोनेंस के थ्रू। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा कम होगी यहाँ पे, OH में ज्यादा कम होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपना ऑर्डर देखें, तो ये फर्स्ट था, है ना, ये सेकंड था, ये तीसरा था, और ये चौथा था।
तो सबसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आएगा तो सबसे अच्छा उसको कौन सी जगह मिलेगी हमारे पास? टॉलिन ही मिलेगा, सेकंड नंबर का सबसे ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। सब टॉलिन के बाद जो है, आप देखो तीसरा और चौथे में कम हो रहा है, लेकिन पहले में कम तो नहीं हो रहा है, एटलीस्ट जितना है उतना है ना। तो सेकंड के बाद फर्स्ट आएगा, फिर उसके बाद तीसरे में कम हो रहा है लेकिन उतना भी कम नहीं हो रहा है, और चौथे में सबसे ज्यादा कम हो रहा है। तो 2 1 3 4 ये ऑर्डर हमारा आना चाहिए, 2 1 3 4, जो कि नहीं है। तो एक सेकंड रुको, मैं जरा चेक करता हूँ इसको। हाँ, यहाँ पे एक दिक्कत हो गई है ना। ओ एच जो होता है वो माइनस एम नहीं, प्लस एम होता है, और माइनस आई होता है, ठीक है। माइनस आई और प्लस एम होता है, जिसमें से प्लस एम ज्यादा इफेक्ट होगा, बड़ा इफेक्ट होगा। और प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ेगी, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और क्योंकि प्लस एम सबसे बड़ा इफेक्ट होगा, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ेगी, इस वजह से फोर्थ सबसे आगे आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको एक सेकेंड इरेज ही करना पड़ेगा। इसको इरेज कर देते हैं, है ना। 3 तो सबसे आखिरी में आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये कम कर रहा है, बाकी दोनों बढ़ा रहे हैं, और ओ एच हमारा यानी फोर्थ सबसे आगे आ जाएगा। ये गलती कर दिया था मैंने, है ना। तो ओ एच जो होता है वो प्लस एम इफेक्ट होता है, ठीक है। चौथा सबसे आगे आ जाएगा, फिर दूसरा, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आसान क्वेश्चन था, ठीक है, कर लोगे आप। 41 पे आ जाओ। कलर चेंज करते हैं, है ना, सही नहीं लग रहा। येलो दिया है, येलो या नहीं दिया ना। इस तरह का कुछ लेते हैं जो दोनों पे चल जाए, है ना, व्हाइट पे भी चल जाएगा थोड़ा। हाँ, ठीक है। 41 देखो, CH3, CHCl, CH2, CH3 has a chiral center. Which one of the following represents its R configuration? अच्छा, अब यहाँ पे देखो वेज डैश तो है नहीं, मैंने आपको बताया जब वेज डैश होता है तो जो लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट वाला होना चाहिए, है ना। लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट वो कहाँ होना चाहिए? डैश पे होना चाहिए, है ना, वेज डैश के केस में। लेकिन ये वेज डैश है नहीं, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट है उसको आपको वर्टिकल लाइन पर रखना है, ठीक है। उसको वर्टिकल लाइन पर रखना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नॉर्मली बी और डी में देखो वर्टिकल लाइन पे है हाइड्रोजन, है ना, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यही है। तो ये पहले बी और डी हम देख लेते हैं, अगर इन दोनों में से आंसर नहीं होगा तो ए और सी पे आएंगे, ठीक है। आर कॉन्फ़िगरेशन हमें देखना है, और आपको पता है आर जो है क्लॉक वाइज को शो करता है ना। तो क्लॉक वाइज हमें चलना होगा। तो सबसे छोटा यहाँ पे हाइड्रोजन ही है ना, तो ये चौथा नंबर पे होगा। फिर हमारा क्लोरीन तो सबसे बड़ा आ जाएगा, क्लोरीन तो पहले नंबर पे होना चाहिए, है ना। फिर C2H5 है और CH3 है। अब ये हमारा सेकंड नंबर पे आएगा, क्योंकि दो कार्बन है ना, कार्बन के बाद दूसरा कार्बन हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। और ये हमारा आ जाएगा तीसरे नंबर पे। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप चलोगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ राइट साइड में ऐसे चलोगे, और यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, है ना। यही हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। ये आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज हम यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये 41 का बी हो गया। 42 देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस इन द फॉलोइंग। तो स्टेबिलिटी कार्बन आयन की पूछी गई है, ठीक है। अब देखो वैसे तो यहाँ पे सारे के सारे कार्बन आयन अनस्टेबल है ना। कार्बन आयन जितने भी हैं यहाँ पे सारे के सारे अनस्टेबल है, क्योंकि सारे लोकलाइज्ड चार्ज हैं। देखो यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे जो निगेटिव चार्ज है ये भी लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड मतलब एक जगह रुका रहता है चार्ज, है ना, और रुका हुआ चार्ज जो होता है वो ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी यहाँ खैर चारों की खराब है, लेकिन अब इसमें हमें देखना है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे आएगा RC ट्रिपल बॉन्ड R, सॉरी, RC ट्रिपल बॉन्ड C, है ना, ये नेगेटिव वाला, यानी फर्स्ट वाला सबसे यहाँ पे स्टेबल आएगा। ये फिर भी थोड़ा स्टेबल है। उसके बाद हमारा बेंजाइल आएगा, है ना, सेकंड वाला आ जाएगा। फिनाइल, सॉरी फिनाइल कहेंगे ना इसको। फिर आ जाएगा हमारा थर्ड वाला डबल बॉन्ड का, और सबसे कम स्टेबल हमारा आ जाएगा, एक मिनट को, एक मिनट, हाँ सही है, सही, ठीक है, ठीक है, फोर्थ आ जाएगा। देखो एक्चुअली क्या है यहाँ पे, जैसे मैं ये वाला बनाता हूँ, है ना, फोर्थ वाला ही बनाता हूँ। 3 R ग्रुप है ना, 3 R ग्रुप है, और ये सी से जुड़े हुए हैं, और फिर यहाँ पे सी पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब जो को आर ग्रुप जो होते हैं ये प्लस आई ग्रुप होते हैं, है ना, ये प्लस आई ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को और धक्का देंगे, और इलेक्ट्रॉन को और धक्का देंगे तो ये नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे। अब ऑलरेडी चार्ज है यहाँ पे, चार्ज की वजह से अनस्टेबिलिटी है, और चार्ज और बढ़ रहा है।
तो और चार्ज बढ़ेगा तो ये और अनस्टेबल होगा, है ना। प्लस आई ग्रुप जितने भी होंगे वो कार्बन आयन को क्या करेंगे, आप कह सकते हैं अनस्टेबल करेंगे, ठीक है। इसीलिए जो कार्बन आयन होता है इसका फर्स्ट 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये कार्बन आयन की बात हो रही है, सी माइनस की बात हो रही है। ऐसे ही सी प्लस में अगर आप देखोगे यानी कार्बोकैटायन में, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। जस्ट उल्टा होता है कार्बोकैटायन में। रीजन क्या है, आपका आर ग्रुप है ना, जितने ज्यादा आर ग्रुप देखो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा आर ग्रुप जितने ज्यादा होंगे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा और निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और निगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से आपका क्या कहते हैं, चार्ज और ज्यादा बढ़ेगा और ये अनस्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। तो इसी वजह से यहाँ पे देखो 3 आर ग्रुप है, तो इसी वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल अनस्टेबल यही होगा, है ना। 4 सबसे आखिरी में आएगा। यहाँ पे 2 आर ग्रुप है, यहाँ पे 1 आर ग्रुप है। बस आपको एक चीज यहाँ पे रखनी पड़ेगी कि ये जो एक आर ग्रुप है और ट्रिपल बॉन्ड के साथ में सेकंड नंबर पे आपको ये वाला ग्रुप लगाना पड़ेगा, है ना। सेकंड नंबर पे ये आएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 43 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। अब इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, रिंग में है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे देखो अंदर रहता है, तो इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा रिंग में होता है। अब रिंग में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा वो आसानी से रिएक्ट कर देगा, एक सेकंड, है ना। जो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, है ना, वही ज्यादा आसानी से रिएक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे देखो Cl जो है ये माइनस आई इफेक्ट होता है और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींच देता है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। NO2 जो होता है ये भी माइनस आई इफेक्ट होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देता है ना। CH2OH भी कुछ खास यहाँ पे काम नहीं करता है, ठीक है। OH माइनस यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी OH जो है। अब रीजन क्या है, क्योंकि OH जो होता है ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है, और प्लस एम इफेक्ट में ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है रिंग में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो रिंग के अंदर बढ़ जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इस तरह का एक और क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो OH माइनस जो है यहाँ पे, सॉरी OH जो है यहाँ पे वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा रिंग पे, और इसी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक आसानी से हो जाएगा, ठीक है। 44 देखो, बेस स्ट्रेंथ ऑफ, ये 3 दे रखे हैं, इज इन द ऑर्डर, ऑर्डर बताना है इसका, ठीक है, तीनों का। तो देख लो बेस क्या होता है, आपको पता है बेस क्या होता है, जो H प्लस एक्सेप्ट कर ले, है ना। H प्लस एक्सेप्ट करे, अब एक्सेप्ट करने के बाद H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे अच्छा बेस होगा, है ना। तो H प्लस तीनों में एक्सेप्ट कराओ, देखो तो ये CH3 CH2 माइनस है, H प्लस इसने एक्सेप्ट किया तो CH3 CH3 बन गया, बेसिकली एल्केन बन गया, है ना। दूसरा वाला जब H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो ये एल्कीन बन जाएगा, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये दूसरा वाला है। और तीसरा वाला हमारा एल्काइन बन जाएगा, है ना, CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड्स, है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन, अब इन तीनों में आपको बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता है ना, इस तरह के केस में आप एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हो, एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या एस कैरेक्टर कहाँ पे होता है, आपका एल्कीन में, है ना। तो सबसे अच्छा एसिड ये होगा, है ना। ये कौन सा है, ये सबसे अच्छा एसिड होगा, बेस्ट एसिड इन तीनों में। और क्योंकि सबसे अच्छा एसिड है तो सबसे खराब बेस होगा ये, है ना, बेस्ट एसिड वर्स्ट बेस, है ना। सबसे अच्छा एसिड जो होगा वही सबसे खराब बेस होगा, वर्स्ट बेस। समझ में आया। तो सबसे खराब बेस ये होगा, तो मतलब सबसे थर्ड जो होगा वो सबसे खराब बेस होगा, है ना। थर्ड जो होगा वो सबसे खराब बेस होगा, ठीक है। उससे अच्छा बेस होगा सेकंड यानी एल्कीन, और सबसे अच्छा बेस होगा एल्केन यानी फर्स्ट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह का आपका आंसर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का यूज कर लेना आप। 45 देखो, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। एक्चुअली मैं हाइड्रोजन हटा के लिख देता हूँ, है ना, नंबरिंग करने में आसानी होती है। तो अब इसका IUPAC नेम, अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड को दोनों को सेम नंबर मिलेगा, जैसे यहाँ से हमने शुरू किया तो 1 मिलेगा डबल बॉन्ड को, और यहाँ से हमने शुरू किया तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिलेगा। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, है ना, जब दोनों को सेम नंबर मिले तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और ये होगा 4th। इस हिसाब से हमारी नंबरिंग हो जाएगी। तो कौन सा आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आइन आएगा और फर्स्ट नंबर पे इन आएगा। तो 1 ब्यूटीन, है ना, 1 ब्यूटीन 3 पे आइन, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। 1 ब्यूट 4 कार्बन है क्योंकि, और इन फर्स्ट पे हमारा इन है ना, और 3 पे आइन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 देखो,
द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं फिर से, है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन, है ना, 1 2 3 4 5, हाँ। अब यहाँ पे देखो पीरियोडिक किसको दी जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड को, है ना, ये चीज ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हाँ। अब प्रियोरिटी दी जाएगी ट्रिपल बॉन्ड को, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को नंबर कितना मिल रहा है, 1, और डबल बॉन्ड को कितना मिलता है, 1 2, है ना, तो 2 नंबर मिलता है, कम नंबर, ज्यादा नंबर मिल रहा है ना, हमें कम नंबर देना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है, तो नंबरिंग यही शुरू होगी, है ना, 1 2 3 4 और 5। अब 1 पे हमारा आइन होगा और 3 पे इन होगा और पेंट होगा, है ना, तो पेंट पे 3 पे इन और 1 पे आइन, है ना, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना। 47 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर। नॉट मतलब इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, जिसको बताया गया। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर लेके घूमेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल होगा ही, लेकिन इसका एक्सेप्शन हो सकता है ना, आपको देखना पड़ेगा। देखो Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, Cl प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है ना। NO2 प्लस जो है ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके पास भी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका चला जाता है। BS3 भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है ना। BS3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे अगर बोरॉन को आप देखो तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के ऊपर दिखेंगे, है ना, 1 2 3 4 5 और 6, है ना, 6 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे। ऑक्टेट यहाँ भी नहीं कंप्लीट है ना, तो ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। बचा S3O प्लस, और यही हमारा आंसर होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाली मतलब शेल में, है ना। 6 में से एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो नॉर्मली कितना इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इसके पास बचा कितना, 5, समझ में आ रहा, 5 बचा। अब ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन बना लिया, एक ये और एक ये, समझ में आया। S3O प्लस, अब प्लस चार्ज क्यों आया इसके ऊपर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। अब इसके पास देखो, ऑक्सीजन के पास अभी भी देखो तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी ऑक्सीजन के पास हैं, और इसी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। गिनो 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना, एक लोन पेयर है, बाकी 6 जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, बाकी सारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ठीक है। 48 देखो, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आईयूपीएसी नेम करना है, सबसे लंबी चेन आपको देखनी पड़ेगी, है ना, यही चेन होगी आपकी, है ना, ये 1 2 3 4 फिर 5 इस तरीके से होगी। अब यहाँ पे सिस ट्रांस भी जोड़ना है। अब सिस ट्रांस कैसे जोड़ेंगे, पहले सिस ट्रांस देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो C2H5 है ये टोटल, है ना, CH3 CH2, ये टोटल क्या हो गया, C2H5, और यहाँ पे आयोडीन है। दोनों का आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, कंपेयर करोगे, तो आप देखोगे आयोडीन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ज्यादा होता है, तो आयोडीन को हम 1 लिख देंगे, ठीक है। और C2H5 या जो CH3 CH2 लिखा हुआ है, इसको हम 2 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे साइड भी कर लेना है तुम्हें। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है ना, 70 के आसपास जाता है, तो इसको हम कितना, 35.5 के आसपास जाता है ना, तो इसको हम 2 लिख देंगे, सॉरी 1 लिख देंगे। इसका ज्यादा होता है ना, जिसका ज्यादा होगा उसको 1 लिख दो, और जिसका कम होगा उसको 2 लिख दो, है ना। दोनों साइड आपको इस तरीके से कर लेना है। अब देखो 1 और 1 अपोजिट साइड आ रहे हैं, और 2 अपोजिट साइड, तो ये कदम हो गया कि ट्रांस होगा, ठीक है। तो जब हमें कॉमन चीजें नहीं दे रखी, जैसे लगातार हाइड्रोजन दोनों साइड होता है, या फिर दोनों साइड क्लोरीन या कुछ ऐसा दोनों साइड जो कि होता, अगर ऐसा कॉमन चीज नहीं दे रखी है, तो आपको 1 2 1 2 कर देना है दोनों साइड, ठीक है। तो उससे आपको पता चल गया ट्रांस हो गया, तो सिस वाले ऑप्शन को काट दो, है ना, ट्रांस वाला होगा। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इसी साइड से ऑब्वियसली करेंगे, है ना। इधर हम 1 देंगे, इसको 2 देंगे, क्योंकि 2 पे यहाँ पे तुरंत क्लोरीन आ जाएगा, है ना, और 3 पे आयोडीन आ जाएगा, है ना। फिर ये चौथा, और फिर ये पांचवा कार्बन। दूसरे साइड से नंबरिंग करते तो तीसरे पे आयोडीन आता, चौथे पे क्लोरीन आता है ना, लोवेस्ट लोकेंट रूल हमारा खराब जाता है ना। तो अब यहाँ पे पेंटेन होगा, पेंटेन में 2 पे हमारा पास क्लोरीन लगा हुआ है, और 2 पे ही ईन लगा हुआ है, ठीक है। 3 पे आयोडीन लगा हुआ है, तो देखो ये 2 क्लोरो, है ना, सही बात है, 2 क्लोरो, 3 पे आयोडीन है, और 2 पे इन लगा हुआ है ना, तो 2 क्लोरो 3 आयोडो 2 पेंटीन, और ट्रांस होगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आसान क्वेश्चन था। 49 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजली। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल हटा के दूसरा ले आना, जैसे
जैसे मान लेते हैं यहाँ हमारे पास Cl लगा हुआ था, हमें Cl बेसिकली यहाँ से हटाना है और Cl की जगह पे कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लेके आना है। अब Cl हटाने के लिए ये बॉन्ड हमें कमजोर करना पड़ेगा, है ना, ये बॉन्ड हमें तोड़ना पड़ेगा। और ये बॉन्ड टूटेगा कैसे? जब इससे इलेक्ट्रॉन को कोई खींच ले, है ना, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को कोई खींचे। NO2 जो होता है ये माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट दिखाता है, और काफी अच्छा माइनस आई इफेक्ट होता है इसका, माइनस एम इफेक्ट। तो काफी अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये बॉन्ड जो है वो आसानी से टूटेगा, ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। बाकी देख लेते हैं, CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। प्लस आई इफेक्ट जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जिससे कि ये बॉन्ड जो है वो मजबूत रहेगा, टूटेगा नहीं आसानी से, ठीक है। OCH3 जो होता है ये प्लस एम और माइनस आई शो करता है। अब क्योंकि प्लस एम इफेक्ट आपको पता है ये ज्यादा होता है ना, किसी भी केस में हेलोजेंस को छोड़ के बाकी हर जगह प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है ना। अब प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है तो इस वजह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी और ये भी आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाएगा। अच्छा, डी में कुछ लगा ही नहीं है तो ये तो नॉर्मल है। अब यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ए में हमारे पास कोई ऐसा है जो कि सपोर्ट कर रहा है ना, रिएक्शन होने में। तो क्लोरीन के बॉन्ड को कमजोर कर रहा है यहाँ पे, कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को, तो जो कि NO2 है यहाँ पे, ठीक है। डी में कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। बाकी दोनों में प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट है, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये करना है। 50 पे आ जाओ। विच वन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एमंग द फॉलोइंग। बताया मैंने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक न्यूक्लियोफाइल हटा के दूसरा लगा देना, ठीक है। पहला रिएक्शन जो है इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे आप H लगा रहे हो और यहाँ पे OH लगा रहे हो और इस बॉन्ड को तोड़ दे रहे हो और ये आपका बन जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये एक तरह का एडिशन रिएक्शन है, या इसी का आप कह सकते हैं, है ना, वाटर का एडिशन है ना, वाटर का एडिशन रिएक्शन है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है नहीं हमारी, है ना। ये वाला देख लो, डी वाला, CH3CHO में है SCN ऐड हो रहा, ये भी पूरा का पूरा ऐड हो जा रहा है ना। देखो CH है, OH यहाँ पे आ गया और CN आ गया, तो H और CN दोनों का दोनों ऐड हो गया, तो ये भी एडिशन रिएक्शन है टोटल, ठीक है। सी वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे लगा रहा है हमारा ब्रोमीन, है ना। ब्रोमीन जो है वो एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है ना। ब्रोमीन निकलेगा Br माइनस के फॉर्म में, एक तरह का न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। तो ब्रोमीन निकल जाएगा और ब्रोमीन की जगह हमारा NH2 आके लग जा रहा है, NH2, समझ में आ रहा। और NH2 माइनस होता है ऐसे, भाई NH3 होता है ना। टोटल देखो आप, NH3 ऐड तो क्या हो रहा है, NH3 ऐड हो रहा है ना, NH3 होता है, ये टूटता है NH2 माइनस और H प्लस के फॉर्म में। H प्लस जो है वो ब्रोमीन के साथ चला जाता है और HBr बन जाता है ना। और NH2 माइनस हमारा ऐड हो जाता है, और NH2 माइनस जो है वो किसको हटा के लगा है, ब्रोमीन को हटा के। तो एक न्यूक्लियोफाइल हटा के दूसरा का लग जाना, यही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन भी आप देख लेना, है नहीं, है RCHO RMgx में ऐड हो रहा है ना। RMgx कैसे टूटता है, R माइनस MgX प्लस होता है ना। तो R डैश है यहाँ पे, है ना, R डैश माइनस। तो R डैश माइनस यहाँ पे जाके सीधा ऐड हो रहा है, आप देखो, है ना, RCHO यहाँ पे है और R माइनस यहाँ पे डायरेक्ट ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है ना, ये भी किसी तरह का सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सब्स्टिट्यूशन में एक को हटा के दूसरे को लगाना होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। 51 देखो, करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, तो नाम करना है, ठीक है। डबल बॉन्ड हम हमेशा चेन में लेंगे, है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन जो हमारी होगी यहाँ शुरू करेंगे हम, पीरियोडिटी देते हुए डबल बॉन्ड को, 1 2 3। अब यहाँ पे बात आ जाती है किस साइड जाए, क्योंकि चारों तरफ आप देखो, 3 हो गया, 4 5 6 इधर भी आ रहा, 4 5 6 इधर भी आ रहा, 4 5 6 इधर भी आ रहा। तो देखो वो चेन चुननी होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमें ब्रांचिंग दिखे, ठीक है। तो 1 2 3 हम फोर्थ यहाँ पे लाएंगे, 5 यहाँ और 6 यहाँ। तो हमें दो ब्रांच दिख जाएगी, एक यहाँ पे प्रोपाइल की, है ना, और यहाँ पे एक इथाइल की, है ना। दो कार्बन है तो इथाइल, यहाँ पे 3 कार्बन है, प्रोपाइल। तो 3 पे हमारा प्रोपाइल है और 4 पे इथाइल है। क्योंकि ई पहले आता है तो पहले हम 4 लिखेंगे, है ना, 4 इथाइल। बाकी सारे तो ऐसे ही गलत हो गए, है ना। तो 4 इथाइल, 3 प्रोपाइल हेक्स और 1 पे इन है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, आसान था। 52, 52 है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा इस पे अटैक करने। अब इलेक्ट्रोफाइल आता है तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा चाहिए होती है, रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम करेगा वही सबसे अच्छा होगा, वही सबसे रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो अब देखो चारों ऑप्शन में CH3 तो लगा हुआ है, CH3 प्लस आई ग्रुप होता है, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, वो की जो कि चारों ऑप्शन में है ना। तो CH3 छोड़ के बाकी हम कंपेयर कर लेते हैं ना, जो सेम है उसको तो हटा ही दो, है ना। अब बाकी देखो हमारे पास एक OCH3 है, एक OH है और एक NHCOCH3 है, NHCO, हाँ CH3 है, ठीक है। अब देखो जो OH होता है इसमें माइनस आयु प्लस एम इफेक्ट होता है, प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा मतलब हैवी होता है ना, ज्यादा क्या कहते हैं उसे, प्रायोरिटी देंगे उसको।
पावरफुल ज्यादा होता है। OCH3 जो होता है इसका भी प्लस एम इफेक्ट होता है और माइनस आई होता है। अब जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो, एक चीज याद रखना कि OH का ज्यादा होता है OCH3 से, ठीक है। OH का ज्यादा होता है OCH3 से, और सबसे कम यहाँ पे होगा NHCO CH3 का, है ना। ये प्लस एम इफेक्ट की वैल्यू है। अच्छा, प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग पे बढ़ाएगा, तो जितना ज्यादा प्लस एम इफेक्ट होगा उतना ही हमारा रिएजेंट जो होता है, रिएजेंट जो होता है वो रिएक्टिव होगा, सबस्ट्रेट जो होगा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो प्लस एम हमें देखना होगा कि सबसे ज्यादा किसके पास है, OH का, सबसे ज्यादा पावरफुल OH का है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, समझे। OH वाला जो प्लस एम इफेक्ट है ये सबसे ज्यादा पावरफुल है ना, बाकी तीनों में प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। अच्छा, CH2OH जो होता है ये तो हमारा माइनस आई इफेक्ट शो करता है ना, तो इसको आप छोड़ देना, ये छोटा इफेक्ट होता है। और वैसे भी माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो रिंग को डीएक्टिवेट करता है, बेसिकली इसमें से इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है, जबकि रिंग पे हमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ानी है, ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है। 53, कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग विच इज लीनियर। कौन सा लीनियर है, तो देखो लीनियर के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो sp और sp3 दोनों तरह का हाइब्रिडाइजेशन है इस वाले में, है ना। यहाँ पे भी sp और sp3 है, यहाँ पे तो हो नहीं सकता, sp2 और sp3 है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं हो सकता, sp2 और sp है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यही ऑप्शन होगा सही पे, है ना। यही एक ऑप्शन बच रहा है, क्योंकि यही एक लीनियर होना चाहिए, यही है जिसमें ये दोनों कार्बन जो है बीच के ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन, है ना। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये भी कार्बन sp है हाइब्रिडाइजेशन, और ये भी कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन है ना। तो यही एक है जो कि लीनियर हो सकता है ना, बाकी कोई तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो 53 का बी हो जाएगा। 54 देखो, विच नॉमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं है। तो पहला देखो हमारा ब्रोमीन इधर है, डबल बॉन्ड इधर है। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है चीज की कंफ्यूजन होती है कि ब्रोमीन और डबल बॉन्ड में, जो हेलोजन और डबल बॉन्ड में, उससे किसमें ज्यादा, किसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो याद रखना कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी आती है, ठीक है। तो 1 2 3 ऐसे होगा, 3 ब्रोमो होगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा 1, है ना। तो यहाँ पे ये चीज प्रायोरिटी आपको थोड़ा सा याद होनी चाहिए। बाकी सारे आप देख लेना, बाकी सारे सही होंगे, ठीक है। बाकी सारे आप चेक कर लेना, है ना। ये प्रायोरिटी आपको पता होनी चाहिए, डबल बॉन्ड जो है ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है किसी भी हेलोजन से, है ना। यहाँ पे ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए 3 ब्रोमो, है ना। इन्होंने 1 ब्रोमो लिखा हुआ है, हमें नॉट ही पूछा गया है। बाकी आप चेक कर लेना, बाकी सारे सही होंगे। 55 देखो, among the following compounds the one that is most reactive towards electrophilic nitration is। अब इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन में क्या होता है, बेसिकली मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई कंपाउंड है ना। एक मान लेते हैं बेंजीन है, ठीक है। अब पता है बेंजीन पे हर रिंग पे एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है ना, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन रहता है ये। अब हम इसको HNO3 और H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, जिससे नाइट्रेशन होता है, और NO2 ग्रुप जाके, है ना, NO2 ग्रुप जाके ऐड हो जाता है। अरे यार एक सेकंड रुको, सॉरी। NO2 ग्रुप जाके, है ना, ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन को हटा के NO2 ग्रुप ऐड करता है। अब क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेसिकली। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो खुद पॉजिटिव चार्ज रहता है, आप ऐसे देख सकते हैं NO2 जो होता है कुछ टाइप का पॉजिटिव चार्ज रहता है इसके ऊपर, है ना। और हाइड्रोजन जो है यहाँ से H+ निकलता है, तो एक पॉजिटिव चार्ज हटाया, दूसरा लगा दिया, मतलब एक चीज हटाया, एक इलेक्ट्रोफाइल हटाया, दूसरा हटा लगा दिया, इसी को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 चीजें हैं, बेंजोइक एसिड है, COOH, है ना, टॉलुइन है, CH3, है ना, ये टॉलुइन होता है, नाइट्रोबेंजीन है, तो नाइट्रोबेंजीन तो यहाँ पे ऑलरेडी NO2 लगा हुआ है ना, और बेंजीन है। अब देखो इन चारों को एनालाइज करो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि हम जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते थे तो हम कहते थे कि प्लस एम, है ना, माइनस एम, सॉरी, है ना। जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते थे तो माइनस एम और माइनस आई वाले ग्रुप जो होते थे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेल्प करते थे। जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब हम कहते थे, है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में माइनस एम और माइनस आई ग्रुप हमारे लिए काफी काम आता था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में प्लस एम और प्लस आई वाले ग्रुप हमारे काम आएंगे। वो क्यों काम आएंगे, क्योंकि प्लस आई ग्रुप जो होते हैं वो क्या करेंगे अपना, जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई प्लस आई ग्रुप हम लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं प्लस आई ग्रुप को यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धक्का देता है रिंग की ओर, और रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है।
और जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे आएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो वो तुरंत आके इस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे अटैक कर देता है। समझ में आ रहा? तो इसी वजह से जो भी प्लस एम और प्लस आई वाले ग्रुप होंगे वो हमारे हेल्प करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के केस में। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में माइनस एम माइनस आई वाले ग्रुप हेल्प करेंगे। ठीक है, COH ये माइनस एम का चला जाएगा ग्रुप, है ना। NO2 जो है ये भी काफी अच्छा माइनस एम का ग्रुप होगा, CH3 प्लस आई का ग्रुप है, और यहाँ पे तो कोई ग्रुप लगा ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब टॉल्यूइन होगा, जो भी सी ऑप्शन है ना, टॉल्यूइन डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्लस आई ग्रुप है ना। और प्लस आई ग्रुप जो होगा वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग पे बढ़ा देगा, और रिंग पे आके जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो रिंग पे आके अटैक कर देगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा और NO2 को जोड़ देगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये हमारा नहीं हो सकता, ये कम करेगा, ये भी कम करेगा, और ये न्यूट्रल है ना। तो 55 का कौन सा हो जाएगा? सी। चलते हैं आगे। 56 है ना, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम आयन। तो ये हमें दे रखा है कार्बोनियम आयन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। आप इसको बना लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। देखो, ये हमारे पास बेंजीन है ना, और ये हमारे पास CH2, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। कार्बन में कितने टोटल आपके वो होते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, है ना, 1 2 3 4। एक तरफ से तो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है ना, एक तरफ से, एक तरफ से तो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, ऐसा, ऐसा कुछ है ना। अच्छा, दो तरफ से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये चार्ज बचा हुआ था और इसको इन्होंने निकाल दिया है कार्बन से, इसी वजह से यहाँ पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है ना, टोटल 3 आ गया, 3 मतलब sp2। समझ में आ रहा? समझ में आया ना? तो sp2 हो गया, ए ऑप्शन। 57 देखो, 57, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, ये 2 डिग्री है कार्बोकैटायन, नहीं 3 डिग्री है, सॉरी, है ना, ये 3 डिग्री है। ये कुछ इस तरीके से है, 2 कार्बन है, उनसे ये कार्बन जुड़ा हुआ है और ये, है ना, तो ये 3 डिग्री हो गया क्योंकि 3 जगह जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये भी 3 डिग्री है ना, ये भी 3 डिग्री हुई है। पहले डिग्री देख लेते हैं फिर कोई फैक्टर देखते हैं आगे, है ना, क्योंकि 3 CH3 जुड़े हुए हैं इस कार्बन से, 3 डिग्री ये भी है ना। अच्छा, ये 2 डिग्री ही है क्योंकि दो ही वो जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये कम स्टेबल होगा। ये 1 डिग्री ही है और ये सुपर 1 डिग्री है और कम स्टेबल होगा। ठीक है, जैसे हम सुपर 1 डिग्री कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, हमारा 3 डिग्री, यानी फर्स्ट और सेकंड तो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, सबसे कम स्टेबल फिफ्थ होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो गया यहाँ पे, है ना। यही चीज देख, नहीं नहीं, फोर्थ डी ऑप्शन में भी फिफ्थ सबसे कम स्टेबल है ना। तो फिफ्थ तो सबसे कम स्टेबल आएगा। ठीक है, उससे ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री वाला होगा यानी 4, 4 से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री वाला होगा यानी 3, है ना। तो 5 4 3, 5 4 3 दोनों में देखो, जिसने भी ऑप्शन बनाया है थोड़ा दिमाग लगा के बनाया है ना। अब फर्स्ट और सेकंड में देखना पड़ेगा। अब देखो, कार्बोकैटायन है ना, कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज को जो कम करेगा वो स्टेबल बनाएगा इसको। अच्छा, जो शुरू में आपका पॉजिटिव चार्ज है ये फर्स्ट ऑप्शन में, वो कुछ इस तरीके से, फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम, है ना। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और उसमें ये कार्बन देखो एक एक्स्ट्रा हमें दिख रहा है ना। 3 कार्बन तो लगे हुए हैं, ये एक एक्स्ट्रा कार्बन है, और कोई भी जो CH3 होता है, ये CH3 है ना, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेजेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेजेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा वो थोड़ा कम होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी 1 ज्यादा स्टेबल है, और 1 ज्यादा स्टेबल है तो हमारा सबसे आगे 1 आना चाहिए, यानी इससे कम स्टेबल 2 और सबसे ज्यादा स्टेबल 1 होना चाहिए, सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट होना चाहिए, है ना। सेकंड ऑप्शन देखो, अगर सेकंड ऑप्शन देखो तो कुछ इस तरीके से, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज। आप ये कह सकते हैं कि हाँ 3 डिग्री ये काफी स्टेबल है, लेकिन 3 डिग्री के अलावा भी यहाँ पे एक फैक्टर और आ जा रहा है ना, हमारा एक CH3 और आ जा रहा है, तो इसी वजह से ये फर्स्ट वाला आपका थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो 5 4 3 2 1 यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। 58 देखो, some meta directing substituents in aromatic substitution are given, which of the following which one is most deactivating। तो डीएक्टिवेटिंग जो कहा जाता है या मेटा डायरेक्टिंग जो होते हैं, ये माइनस आई और माइनस एम वाले ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, प्लस आई और प्लस एम वाले एक्टिवेटिंग होते हैं। ठीक है, तो डीएक्टिवेटिंग कहा जाए तो माइनस आई माइनस एम आपको ढूंढना है। अब इन चारों में अगर हम देखें तो NO2 जो होता है इसका सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है और माइनस एम भी काफी अच्छा होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59, structure of the compound whose IUPAC name is 3 ethyl 2 hydroxy 4 methyl has 3 पे इन और 5 पे आयन ओइक एसिड। ठीक है, तो 3
पहले ये देखो 5 पे आइन है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है पांचवें कार्बन पे, है ना। अब नंबरिंग कर लेते हैं एक बार। तो पांचवें कार्बन पे हमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए होगा। जैसे यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो यहाँ शुरू करेंगे हम, है ना, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है, सही है। 3 पे इन आना चाहिए, तो थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन गलत है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो एक और चीज देखो, 2 हाइड्रोक्सी, सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी आना चाहिए, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, हाइड्रोक्सी नहीं है, ठीक है। ये हमारे दोनों हो सकते हैं, सी और डी, है ना। पहला कार्बन ये है, दूसरा ये है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, तीसरे पे, यहाँ पे देखो तीसरे पे इन आना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये सी ऑप्शन में नहीं हो सकता, है ना। थर्ड कार्बन पे हमारा क्या होना चाहिए, 3 4 5, हाँ सही है ना। हेक्सेन है, 6 कार्बन का टोटल होना चाहिए, है ना। तो 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। और इन्होंने बोला क्या है कि पांचवें कार्बन पे देखो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, जबकि यहाँ पे पांचवें कार्बन पे डबल बॉन्ड कहा गया है, तो ये भी पूरा स्ट्रक्चर गलत है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेकंड नंबर पे देखो यहाँ पे OH है, फर्स्ट सेकंड। थर्ड नंबर पे यहाँ देखो डबल बॉन्ड आ गया, है ना। फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और छठवां यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। 60 देखो, स्ट्रक्चर एन ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आइसो ग्रुप जो होता है ये बेसिकली ये होता है ना। ये जो होता है इसको आइसो ग्रुप कहते हैं। अब देखो 3 कार्बन है तो इसको आइसो प्रोपाइल कहेंगे, एक कार्बन और लगा दो तो आइसो ब्यूटाइल कहेंगे, है ना। इसके आगे आप जो मन के वो लगा सकते हो, है ना। तो ये हो गया पूरा आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। तो कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन आपका सही हो गया। 61 पे आ जाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द CCl बॉन्ड आयोनाइजेशन आर गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन C प्लस, है ना। कार्बोनियम आयन मतलब C प्लस। तो यहाँ पे आप तोड़ोगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, तो काफी स्टेबल बनेगा, अच्छी बात है। यहाँ पे आप तोड़ोगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, कुछ खास स्टेबिलिटी है नहीं इसकी, है ना। ये क्लोरीन आप तोड़ोगे तो इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, स्टेबल होता है ना। यहाँ आप तोड़ोगे तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि काफी ज्यादा स्टेबल होता है। अब ए और डी में बात आ जाती है ना, बाकी तो खत्म हो गया, है ना। ए और डी में बात आ जाती है, तो ये चीज डायरेक्ट आपको याद करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये कंफ्यूजन होती है कि रेजोनेंस की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन हल्का सा ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो 3 डिग्री जो होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है हमारा बेंजाइल कार्बोकेटाइन से, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा 61 का। 62 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अच्छा, ये कंपाउंड्स हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड के आसपास हमें डबल बॉन्ड से का लगा हुआ डबल बॉन्ड, या फिर यहाँ पे देखो रेडिकल है ना। तो रेडिकल से लगा हुआ हमें क्या चाहिए होता है, अल्फा हाइड्रोजन, है ना। अब यहाँ पे देखो ये है हमारा रेडिकल, है ना। अब रेडिकल ये भी है बात कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ब्रिज हेड कार्बन पे नहीं होना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ ब्रिज हेड क्या होता है। ब्रिज हेड कार्बन पे नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं होना चाहिए। और डबल बॉन्ड पे नहीं होना चाहिए, या sp2 कार्बन पे नहीं होना चाहिए, है ना। डबल बॉन्ड मतलब बेसिकली sp2 कार्बन, sp2 कार्बन पे भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये हमारा रेडिकल था, है ना। रेडिकल हम दिखा देते हैं, एक सेकंड, है ना। देखो ये है हमारा रेडिकल। अब इससे जुड़ा हुआ ये एक कार्बन है, जो कि अल्फा कार्बन है। इस पे हाइड्रोजन जो होगा उसका अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, लेकिन ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसको हम कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन, है ना। तो ये कार्बन हम नहीं कंसिडर कर सकते। दूसरी चीज, इससे जुड़ा हुआ हमारा ये एक कार्बन है जिसपे एक हाइड्रोजन होगा, है ना, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो एक बॉन्ड तो इसने इधर बनाया है, दूसरा इधर, तीसरा ACH3 से, चौथा बॉन्ड कहाँ गया, वो हाइड्रोजन होगा। तो ये ऑब्वियसली कर सकता है, एक हाइड्रोजन हमें एक अल्फा हाइड्रोजन मिल गया, है ना, 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है, ये बेसिकली पीएच जो लिखा हुआ है फिनाइल है ना, जो कि बेसिकली बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, बेंजीन रिंग होती है। तो अब यहाँ पे देखो जो भी अल्फा कार्बन जनरेट हो रहे हैं, इस कार्बन से लगा हुआ कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, और ये वाला कार्बन है। ये तीनों अल्फा कार्बन जनरेट हो रहे हैं और तीनों sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे अल्फा हाइड्रोजन हमें नहीं चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा, यहाँ पे भी देखो ये हमारा रेडिकल है, इधर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और इधर हमारे पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो थर्ड ओनली ऑप्शन होगा हमारा, है ना। समझ में आ रहा है ना भाई। यहाँ पे हमारा क्या है, रेडिकल है, और रेडिकल से लगा हुआ 2 कार्बन है, जिनको अल्फा हम कार्बन कहेंगे। ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है। अब इस अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा, नहीं होगा, हाइड्रोजन ही नहीं होगा। ये देखो इधर एक कार्बन से जुड़ा है, इधर इसने 2 बॉन्ड बनाया है, इधर एक बनाना है, तो टोटल 4 बॉन्ड कंप्लीट ही हो गए। तो हाइड्रोजन इधर है ही नहीं, और इस साइड भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इसने भी कार्बन 4 का बॉन्ड बना रखे हैं, है ना। तो थर्ड ऑप्शन एक अकेला होगा जिसमें हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिल सकता है।
63 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। तो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल एक निकलता है, दूसरा आके उसके जगह पे लगता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज आएगा तो ये जो डबल बॉन्ड पे यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रेजोनेंस करेंगे और ये आगे आएंगे, तो ये सही तो है, ये ऑप्शन। ठीक है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो इन्होंने ये बॉन्ड तोड़ा ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, है ना। ये जो ये तीर दिखाई गई है बेसिकली कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन एक लेके निकल जाता है, तभी तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। कार्बोकैटायन क्यों बनता है, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो Cl माइनस के फॉर्म में निकलता है। माइनस क्यों, क्योंकि एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके वो निकला हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन किसका, कार्बन का लेके निकला हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने रेजोनेंस नहीं दिखाया है, यहाँ पे इन्होंने पता ही नहीं क्या कर दिया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन ऐसे ही होगा। 64 देखो, गिवन, ठीक है, कंपाउंड विच ऑफ द गिवन कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट टाउटोमेरिज्म। तो टाउटोमेरिज्म कौन दिखा सकता है, ठीक है। तो टाउटोमेरिज्म क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ पे हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है ना, सी डबल बॉन्ड ओ के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है, तो वो भी sp3 कार्बन पे, है ना। तो ये है हमारा सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, और यहाँ देखो अल्फा हाइड्रोजन हमें मिल गया, तो ये सही है, शुरू करेगा, है ना। यहाँ कार्बन जो होगा उस पर हाइड्रोजन होंगे, उन हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, है ना। ये हमारा सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे हाइड्रोजन मिल गया, ये भी शो करेगा। ये हमारा सी डबल बॉन्ड ओ है, अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं, है ना। यहाँ पे 4 बॉन्ड है, एक ऊपर गया है, 2 तो सी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी ये है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज हो सकता है, यहाँ पे एक मिनट, क्योंकि देखने से तो तुम्हें लगेगा नहीं, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो sp2 कार्बन पे है, sp2 पे नहीं होना चाहिए, है ना, sp2 वाले पे नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो देखने से तो ये लगता है कि ये थर्ड वाले में क्या कहते हैं उसे, टाउटोमेरिज्म नहीं होगा। सेकंड वाले में तो होगा ही, फर्स्ट वाले में भी होगा, सेकंड में होगा, थर्ड वाले में ऐसा लगता है कि नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये सिलेबस से हमारे बाहर है, इसे हम कहते हैं गामा टाउटोमेरिज्म, है ना। इसको हम कहते हैं गामा, ऐसा गामा टाइप का बनाओ इसको, ऐसा गामा टाउटोमेरिज्म इसको कहते हैं। और ये किससे होता है, टाउटोमेरिज्म ये किससे होता है, ये गामा पोजीशन वाले अल्फा हिट से होता है। एक्चुअली ये जो है इसको हम अल्फा पोजीशन का कार्बन कहेंगे, इसको हम बीटा कार्बन कहेंगे, और इसको हम कहेंगे गामा कार्बन। तो यहाँ पे जो टाउटोमेरिज्म होता है वहां पे ये जो H यहाँ पे लगा हुआ है वो उठ के आता है इसके पास, और OH के फॉर्म बन जाता है ना, और डबल बॉन्ड इधर चला जाता है। ठीक है, तो आगे का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपका बन जाता है। डबल बॉन्ड जो होता है ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ इस पॉइंट से क्योंकि हाइड्रोजन चला गया है, और इस पॉइंट पे आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे OH आ जाएगा, है ना, ऊपर वाला हाइड्रोजन जो है उठ के इधर ही आया था, और यहाँ पे आपको पता है 2 CH3 लगे हुए हैं, है ना, और एक है हमारा जो क्या कहते हैं डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे बन जाएगा, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम कहते हैं गामा टाउटोमेरिज्म, है ना। तो ये फिलहाल हमारे सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, एक ये क्वेश्चन है, एक और कहीं आपको मिलेगा जरूर, है ना, 2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले हैं नीट में। तो इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों होगा। ठीक है, तो ये गामा टाउटोमेरिज्म इसमें देखने को मिलता है। 65 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, CN2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है CN2 का, है ना। तो कितने सिग्मा, 3 है, 3 सिग्मा है और 4 पाई है, तो ये तो गलत हो गया, है ना। और कौन है, CH2 CN2 है, तो CH2 CN2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने सिग्मा है, 4 5 6, 6 सिग्मा और 4 पाई है, तो ये भी नहीं होगा हमारा, है ना। SCO3 माइनस, तो C में 3 O लगे हुए हैं, एक O को माइनस हम कर देते हैं, है ना, और ये डबल बॉन्ड कर दो, और ये भी डबल बॉन्ड कर दो, SCO3 माइनस, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है ना। अच्छा ये OH रहेगा, सॉरी ये हमने गलत कर दिया है। ठीक है, एक OH रहेगा, वही मैंने कहा, है ना, और एक डबल बॉन्ड करो और एक पे माइनस लगाओ, हाँ, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने सिग्मा कितने पाई होंगे, तो 1 2 3, 3 सिग्मा 1 पाई है, तो ये भी तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। XeO4 देख लो,
XeO4। Xe में 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ऑक्सीजन है, तो 4 डबल बॉन्ड आपके पास ऐसे आ जाएंगे। देख लो, 4 सिग्मा और 4 पाई, है ना, 4 पाई बिछाओ, लेट जाओ। तो 4 सिग्मा 4 पाई, है ना, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ये SCO3 का स्ट्रक्चर देख लेना, है ना, मेरे ख्याल से तो सही है यही। 2 3 1 4 OH और O-, हाँ एकदम सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? XeO4, ठीक है, डी ऑप्शन। 66 देखो, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब ये चीज ध्यान देना, पाई बॉन्ड नहीं पूछा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड नहीं पूछा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है ना। तो जितने पाई बॉन्ड होंगे उसके 2 गुना पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने पाई बॉन्ड है देखो, एक, है ना, 2 3 4, और कहीं है नहीं, तो 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, 8 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 8 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कहीं नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो नहीं लगा है? नहीं। तो हाँ ठीक है, फिर नहीं, मतलब हिडन बॉन्ड्स भी हो सकते थे ना, अगर कहीं यहीं पे अगर कहीं चुपके से CN लिख दिया जाता तो हमें C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे, है ना, उसको एक्सपेंड करना होता। तो वही मैं ढूंढ रहा था, कहीं ऑक्सीजन या नाइट्रोजन तो नहीं लगा है, लेकिन हर जगह हाइड्रोजन ही है, तो जो दिख रहे हैं बॉन्ड्स वही होंगे, ठीक है, 4 बॉन्ड्स यानी 8 इलेक्ट्रॉन। 67, अच्छा, द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन। अच्छा, डिहाइड्रेशन मतलब होता है पानी को निकालना। अब जो हमारा बना हुआ है स्ट्रक्चर जिससे हमें पानी को निकालना है, पानी मतलब H2O, है ना, H और OH को निकालना, ये मैं कार्बन इस तरीके से बना दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बना रहा है। इस कार्बन पे ऊपर एक CH3 लगा हुआ है और नीचे OH लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे 3 तरीके होते हैं OH निकालने के बाद। जब आप OH निकाल देते हो तो OH हमने मान लेते हैं निकाल दिया, तो यहीं पे मैं इरेज कर देता हूँ यार इसको, है ना, OH हमने निकाल दिया, ठीक है। OH हम जब निकाल देते हैं तो OH माइनस बाहर निकलता है और यहाँ पे आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन में डीलोकलाइजेशन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक जगह से H हमने हटाया और दूसरे, सॉरी, एक जगह से हमने OH हटाया, यहां से OH हमने हटाया, अब दूसरे जगह से हमें H हटाना है। अब H कहाँ कहाँ से हट सकता है? तो इस पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में H कहाँ है? बगल बगल आपको देखना है ना, क्योंकि एल्कीन बनती है डिहाइड्रेशन से, ठीक है। तो इस कार्बन के बगल में एक ये कार्बन है, यहां से हम H हटा सकते हैं। जब यहां से H हटाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, देखो यही है हमारे पास, है ना, बी ऑप्शन। तो ये हो सकता है ना, कौन सा नहीं हो सकता है ये पूछा गया हमें, ठीक है। तो यहां से अगर हमने हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये बी ऑप्शन हो सकता है हमारा। अगर यहां से हमने हाइड्रोजन हटाया CH3 से, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और इसके अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन भी हो सकता है ना, ऊपर की ओर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अगर हमने यहां से हटाया, यहां से H हटाया, यहाँ भी H है, ध्यान देना, ये बेंजीन नहीं है ना, ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन नहीं है। तो यहां से अगर हमने H हटाया तो यहाँ पे भी एक H होगा, है ना, यहां से एक H हटाया तो यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह का डबल बॉन्ड यहाँ सी में, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। कौन सा बचा हमारा? ए, यही नहीं हो सकता है हमारा, ठीक है। बॉन्ड के अंदर, मतलब रिंग के अंदर बॉन्ड किस तरीके से जाएगा? कोई तरीका तो है नहीं मेरे ख्याल से ऐसा कोई, है ना। नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 68 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए नॉट करेक्ट मतलब गलत पूछा गया है ना। अमोनिया, अच्छा न्यूक्लियोफाइल पहले समझ लो, है ना, न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसको न्यूक्लियस चाहिए, यानी पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ठीक है। मतलब ज्यादा होंगे मतलब अपने पास उसकी कमी नहीं है, सीधी बात है ना। अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है क्योंकि उसके पास लोन पेयर होता है ना, NH3, और ये होता है इसके पास लोन पेयर, तो ये अपना लोन पेयर कहीं आगे डोनेट करके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, सही है। न्यूक्लियोफाइल्स अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट, ये भी सही है। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए, है ना। तो ये लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, वहां पे जाके अटैक करेंगे, है ना। न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, ये भी सही है, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए नहीं न्यूक्लियोफाइल्स को। न्यूक्लियोफाइल इज अ लिविस एसिड, अब न्यूक्लियोफाइल लिविस एसिड होते हैं, गलत बात है। न्यूक्लियोफाइल लिविस बेस होते हैं। देखो लुविस एसिड क्या होता है? लुविस एसिड क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ अमोनिया देखो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो लुइस बेस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियो सॉरी क्या कहते हैं, अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है लुइस बेस होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इनके पास हैं, ये इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल इज अ लुइस बेस होना चाहिए, ये आपका गलत है ऑप्शन, ठीक है।
69 देखो, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए इज एलिमिनेशन। आओ देखते हैं एक इस तरह की रिएक्शन है, CH3CH2 Br लगा हुआ है प्लस KOH। अच्छा, ए जो होता है ये हमारा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, यहां से हमने हाइड्रोजन निकाल दिया, सॉरी यहां से हेलोजन है ना, इस कार्बन पे एक्चुअली है क्या ऐसा, एक दो तीन कार्बन है, तीसरे पे Br लगा हुआ है, यहां से हमने Br हटा दिया, इस कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया, तो ये बन गया डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा, इसको हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। और क्योंकि देखो हमने दोनों चीज हटाई है, हमने ब्रोमीन भी हटा दिए हैं और हाइड्रोजन भी बाहर निकाल दिया, दोनों चीज बाहर निकाल दिया, तो एलिमिनेशन हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है पहली वाली, ये एलिमिनेशन रिएक्शन, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बी रिएक्शन देखो, तो हमारे पास ये कार्बन कंपाउंड है जिसमें ब्रोमीन लगा हुआ है, OH लगाएं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH आके ब्रोमीन की जगह लग गया, तो ये एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है ना। देखो K के साथ ब्रोमीन आ गया है, यहाँ पे देखो K के साथ ब्रोमीन आ गया है और जहाँ पे ब्रोमीन था वहां OH लग गया है, तो इसको सब्सटीट्यूशन कह देते हैं, एक को हटा के उसकी जगह पे दूसरा लगा देना, है ना। और किस तरह का सब्सटीट्यूशन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है, क्योंकि K के साथ जो OH है वो OH माइनस के फॉर्म में आएगा। OH माइनस क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बी जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ BNCR सब्सटीट्यूशन लिखे हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक नहीं लिखे इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, आओ देखते हैं। एडिशन तो नहीं है ना, तो बी ऑप्शन तो गलत ही है। सी रिएक्शन देखो, ये हमारी एडिशन रिएक्शन है, सी हमारी एडिशन रिएक्शन है ना। देखो ब्रोमीन है दोनों, यहाँ पे एक ब्रोमीन लग गया, यहाँ पे एक ब्रोमीन लग गया, डबल बॉन्ड हट गया, है ना, तो ये एडिशन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एडिशन है, ये एलिमिनेशन है, सॉरी ये सब्सटीट्यूशन है ना, बी वाली सब्सटीट्यूशन है, और ए वाली ये है एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन और एडिशन, तो आप देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन देखो, ए इज एलिमिनेशन, बी इज सब्सटीट्यूशन एंड डी इज एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन पहचानना बहुत आसान है ना, सामने ही आपको दिख रहा है क्या हो रहा है। 70 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल्स इज ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा बाइफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, बाइफिनाइल्स के केस में, है ना, जिसमें दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होती है, इसको बाइफिनाइल्स कहते हैं, ठीक है, ये बाइफिनाइल बन गया। अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये पोजीशंस देखनी है, ये और ये, इन दोनों पे लगा हुआ ग्रुप अलग होना चाहिए, ये और ये, इन दोनों पे लगा हुआ ग्रुप अलग होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे X है तो यहाँ पे Y होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे X है तो यहाँ पे Y होना चाहिए, सामने सामने का नहीं देखना है आपको, ठीक है, सामने सामने का नहीं देखना है, आपको देखना है कि ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए, ये जो X और Y है ये अलग अलग होना चाहिए, इसको देखना है आपको, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो गया हमारा, है ना, इधर आई लगा हुआ है, इधर एच लगा हुआ है, इधर आई लगा हुआ है, ये इधर एच लगा हुआ है ना। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, यहाँ पे देखो CH3 दोनों साइड लग गया है ना। यहाँ पे देखो इस जगह पे एच होगा, यहाँ पे भी एच होगा, गलत हो गया। हम्म, यहाँ पे क्या हुआ, डी क्यों नहीं हो सकता है, डी भी तो हो सकता है इसमें, ये और ये ग्रुप अलग अलग है, डी भी तो हो सकता है। तो काफी देर गूगल करने के बाद मुझे पता चला, मैं एक पॉइंट कंसिडर नहीं कर रहा था, ये ग्रुप्स जो होने चाहिए वो बल्कि ग्रुप्स होने चाहिए, जैसे यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे अलग तो होना ही चाहिए, लेकिन ये जो एक्स एंड वाई होने चाहिए ये बल्कि ग्रुप्स होने चाहिए, है ना, थोड़ा भारी ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आप लगा दो, हीलियम लगा दो, तो उससे काम नहीं चलेगा, हीलियम तो लगेगा ही नहीं, है ना। तो हाइड्रोजन से काम नहीं चलेगा, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा हमारा, ये बल्कि ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है, अलग तो होने चाहिए, बल्कि ग्रुप्स होने चाहिए, तो डी ऑप्शन होना है ना, ब्रोमीन आयोडीन, ये बड़े ग्रुप्स हैं, भारी ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो दो चीज याद रखना यहाँ पे, क्योंकि काफी टाइम पहले मैंने पढ़ा था, है ना, बायो के अलावा बाकी सारी चीजें छोड़ दी है पढ़ना, तो इस वजह से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा 70 का। 71 देखो, विच अमंग द गिवन मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिबिट टाउटोमेरिज्म, तो टाउटोमेरिज्म किस में शो होता है, एक मिनट रुक जाओ जरा उसको जूम कर लें, ठीक है। इन तीनों में कौन टाउटोमेरिज्म शो करेगा, तो अगेन मैंने बताया था आपको, है ना, C डबल बॉन्ड O दिखा लो, और क्या कहते हैं, हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन वो आपका ब्रिज हेड कार्बन पे नहीं होना चाहिए, तो ये वाला तो कंसीडर नहीं होगा, लेकिन इस वाले की वजह से हो जाएगा टोटोलिस, तो ये थर्ड वाला तो शो करेगा ही,
यहाँ पे भी आप डबल बॉन्ड को कंसिडर करो, इधर यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं और इधर क्या कहते हैं ब्रिज हेड पे है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये हो नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ जो है, इसके रेस्पेक्ट में ये भी ब्रिज हेड कार्बन है, ये भी ब्रिज हेड कार्बन है ना, इसको ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है, सिर्फ थर्ड ही होगा, है ना, थर्ड ओनली होगा। बाकी सारे नहीं हो सकते हैं क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन पे हमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, है ना। ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ब्रिज हेड पे नहीं होता है, ब्रिज हेड पे नहीं होना चाहिए, और sp2 कार्बन पे नहीं होना चाहिए, sp2 कार्बन पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब टाउटोमेरिज्म शो होती है। तो 71 का ए हो गया। 72 देखो, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग, यही गलत हो गया है ना। निगेटिवली क्यों चार्ज होगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, उसको खुद को पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, ठीक है, तो गलत हो गया इधर ही। इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरली न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल, है ना, जैसे BH3, है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये न्यूट्रल है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल है एक तरह का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। आर जनरली न्यूट्रल स्पीसीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल, सही है, ये बिल्कुल सही बात है। और देख लेते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कैन आइदर बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, ये तो सबसे अच्छी बात है ना, या फिर न्यूट्रल होगा या फिर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होगी। एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ सही है, एक्सेप्ट कर लेगा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल, ये एकदम सही सेंटेंस बन रहा है ना। ये पॉजिटिवली निगेटिवली न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है ना, निगेटिव तो नहीं हो सकता, फिर यहाँ पे निगेटिव लिख दिया है, ठीक है, तो सी ऑप्शन सी होगा। 3 पे आ जाओ, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। तो IUPAC नेम, अब यहाँ पे देखो एल्डिहाइड ये है और ये कीटोन है, ऑब्वियसली एल्डिहाइड को सबसे ज्यादा, है ना, प्रायोरिटी दी जाएगी, तो यहीं से शुरू करें हम। इसको 1 कहेंगे, इसको 2, 3, 4, 5 और 6, 6 कार्बन का है, ठीक है। अब इस पे 1 तो हमें पता चल गया है ना, अल लगेगा, ठीक है, अल लगेगा। 4 पे इन लगेगा, 1 2 3 4, हाँ 4 पे इन लगेगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पे इन लगाया इन्होंने, यहाँ पे 5 पे इन लगाया है, यहाँ पे 2 पे इन लगाया है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब देखो थर्ड ऑप्शन के हिसाब से मिला लो, 3 पे कीटो का आया, 3 पे कीटो हो गया, ठीक है, 2 पे आपका मिथाइल कहा गया है, 2 पे मिथाइल कहाँ है, 2 पे, हाँ 2 पे मिथाइल हो गया, ये मिथाइल ग्रुप है ना। और हेक्स 4 इन, हेक्स है 6 कार्बन है तो 4 पे डबल बॉन्ड है और अल आखिरी में लग गया, ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल। तो देखो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल बना लो जरा, अपना OH यहाँ पे कर लो और नाइट्रो यानी NO2 ग्रुप यहाँ पे कर लो, ठीक है, कुछ ऐसा है ना। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो इस ऑक्सीजन से H बॉन्डिंग बना लेता है ना, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, तो ये ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है, ठीक है। अच्छा, पैरा भी बना लेते हैं इधर ही बगल में, OH और पैरा यानी यहाँ पे नाइट्रो लगा हुआ है NO2, ठीक है। अब देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होते हैं, इनमें इंट्रामोलिकुलर, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर कुलर H बॉन्ड होता है इनमें, है ना। और जबकि जो ये पैरा वाले हैं इनमें क्या होगा, एक और आप बना लो, जैसे एक और मैं यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनॉल एक और बना ले रहा हूँ, इस बार OH यहाँ नीचे बना रहा हूँ मैं और NO2 ऐसे ऊपर बना ले रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में यहाँ पे ओ मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में H इधर बना लो यार, H इधर बना लो, O इधर बना लो, यहाँ पे होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो क्योंकि अगर एक मान लेते हैं भगोना लो, इस भगोने में आप दोनों को ले लो, है ना, एक में एक बार आप इंटरमोलिकुलर वाले को लो, मतलब ऑर्थो वाले को लो, एक में पैरा लो। जब ऑर्थो वाले को लोगे तो इसमें बॉइलिंग आसानी से हो जाएगी क्योंकि ये एक दूसरे से मॉलिक्यूल जुड़े हुए नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स आपस में अलग अलग रहेंगे, है ना, और आसानी से बॉइलिंग कर जाएंगे, ठीक है, इनका बॉइलिंग आसानी से होगी तो बॉइलिंग पॉइंट इनका कम हो जाएगा। जबकि जो पैरा वाले होंगे ये एक दूसरे से हल्के हल्के जुड़े हुए हैं, किसके वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, है ना, तो इनकी बॉइलिंग आसानी से नहीं होगी, ये जल्दी से बॉयल नहीं होंगे, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से हमें यूज करना चाहिए यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है, हम यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे जिसमें इन दोनों को उबाला जाएगा और स्टीम के थ्रू क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, अरे मतलब इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है, स्टीम के थ्रू, तो स्टीम डिस्टिलेशन यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 75 देखो,
75। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। तो ओपन बुक स्ट्रक्चर बनाया जाता है H2O2 का, है ना। बी ऑप्शन आप लिख सकते हो यहाँ पे, और बाकी तो नहीं है यहाँ पे। कुछ ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है H2O2 का, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसे करके हम इसको बनाते हैं और कहते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर, है ना। जैसे एक बुक, खुली हुई बुक होती है वैसे ही, है ना। तो ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है H2O2 का, ठीक है। तो 75 का बी। बस यहीं पे खत्म होता है हमारा यहाँ पे, है ना। इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास फिलहाल, ठीक है। एक सेकेंड, अब ठीक है। तो देखो, अच्छा अब यार अगर आप और भी पीछे जाएंगे, मतलब बहुत ही पीछे, तो कुछ क्वेश्चंस और भी मिलेंगे आपको इस चैप्टर में, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो क्वेश्चंस काम के नहीं है, जो आपके एकदम आउटडेटेड हो गए हैं, जो एनसीईआरटी के सिलेबस से बाहर हैं, एकदम ही अलग टाइप के क्वेश्चन है, जिनके लिए पूरा टॉपिक आपको, है ना। जैसे जेडाल्स मेथड है ना, नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए। तो ये सब क्वेश्चंस जो है अब नहीं आते, तो इनको सबको आप करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। जितना मैंने कराया है इतना अच्छे से आप कर लेना, चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, और आपका चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में, जिसमें हम किसी दूसरे चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये प्रीवियस ईयर सीरीज जो है, इसका एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, जिसमें सारे हम केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, सारे चैप्टर्स के, ठीक। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।